हेलो बच्चों। तो आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, सभी बच्चों के साथ साथ आज का क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो यह समझना चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या गतिविधियाँ हो रही है। ठीक है, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का ही कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम इस क्लास में यह जानेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं, हमारे शरीर को जिससे ऊर्जा मिलता है, जिससे हम काम करते हैं, हमारा शरीर जिससे चलता है, हम जिससे बोलते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि हमारे शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के रूप में जो पोषक तत्व लेते हैं, उन पोषक तत्वों के हमारे शरीर में क्या कार्य है, कौन से पोषक तत्व कितना मात्रा में हमें लेना चाहिए, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, इन सब चीज़ आज के वीडियो में हम जानेंगे। और इसके साथ हम जानेंगे कि हमारे शरीर में जो विटामिन है, वह विटामिन हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, कौन से विटामिन किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, कौन सा प्रॉब्लम होने पर कौन सी विटामिन की कमी होती है। आज के क्लास में हम ये सब जानने वाले, सब फाइनल होने वाला है। यानी कि आपको यह पता चलने वाला है आज के क्लास के बाद कि हमारे शरीर में कौन से विटामिन क्या कार्य करता है, कौन से पोषक तत्व से किससे ऊर्जा मिलता है, किससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है, किससे हम कार्य करते हैं। इन सब की चर्चा आज के क्लास में हम करेंगे विस्तार पूर्वक। हर विटामिन के बारे में जानेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब क्या होता है, इस सब की कमी हमारे शरीर में होती है, इन सब की कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं, इनके लक्षण क्या है और हमारे शरीर में इनकी पूर्ति कैसी करनी है, ये सारी चीज़ आज के क्लास में हम बताने वाले हैं। चलिए तो हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्लास सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चों के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए है जो अपने सेहत से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं, अपने शरीर में हो रही गतिविधियों को महसूस करना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, अपने शरीर में हो रहे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन अपने से निकालना चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए आज का मेरा क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या समझते हैं, पोषक तत्वों के बारे में समझते हैं। ठीक है, पोषक तत्व ध्यान दीजिएगा। पोषक तत्वों के कार्य क्या है हमारे शरीर में। पोषक तत्व हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। पोषक तत्व हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा तथा वृद्धि, यानी पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या करते हैं कि पोषक तत्व हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है। और इसके अलावा पोषक तत्वों से हमारे शरीर में वृद्धि होती है, हमारे शरीर में मांसपेशियों में वृद्धि होती है, हमारा शरीर में वृद्धि होता है, यानी हमारे शरीर में वृद्धि के मुख्य कारण पोषक तत्व। अब कौन से पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये नीचे हम देखते हैं, ध्यान समझिएगा। पोषक तत्व मुख्य रूप से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है। मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, ये सब पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण, ये 5 मुख्य तत्व यानी पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। यानी हमारा पूरा शरीर इन 5 मुख्य पोषक तत्वों से चलता है, याद रखिएगा। यानी यही 5 मुख्य पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। पोषक तत्व आप समझे, ठीक है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से पोषक तत्व 5 है। प्रोटीन, वसा, कार्बो, याद कर लीजिएगा। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण, ये 5 प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे मुख्य भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण मुख्य रूप से 3 ही होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। लेकिन खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसके अलावा हमारे शरीर के लिए विटामिन जरूरी है, विटामिन जिसे बोलते हैं विटामिन जरूरी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हमें मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमें भोजन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं और इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से स्रोत हैं, हमें आगे इससे समझाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन हमको पदार्थ खाएंगे तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पूर्ति हो जाएगा। ठीक है, आप अभी याद कर लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट ले क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। यह हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा बनाता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर एक बात कि कार्बोहाइड्रेट, वसा में वसा जो है
यह सबसे ज़्यादा यानी कार्बोहाइड्रेट वसा में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा जो वसा है हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा देता है। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। यानी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा जो है यह हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा देता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम वसा ज़्यादा मात्रा में खाएं, यानी तला हुआ पदार्थ ज़्यादा खाएं, उसमें वसा ज़्यादा होता है। तला हुआ पदार्थ ज़्यादा खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, तला हुआ पदार्थ से ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में प्रत्येक पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में ही जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम कोई पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में ले लें, कोई पोषक तत्व न लें, तो इससे हमारे शरीर में हानि होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी हम पोषक तत्व अपने शरीर में ले रहे हैं, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, और भी पोषक तत्व जितने भी है, हम जितने भी पोषक तत्व खनिज लवण ले रहे हैं, सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलता है तो हम वसा को ज़्यादा खा लें एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ को ना खाएं। ऐसा नहीं आपको करना है, प्रत्येक चीज़ को बराबर मात्रा में शरीर के अंदर लेना है। ठीक है, ताकि हमारे शरीर की जो शक्ति है, जो इम्यून सिस्टम है, वह बना रहे, वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसी गलती नहीं करना है कि वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रहा हो तो हम वसा ज़्यादा मात्रा में खाएं, बाकी सब पदार्थ कम मात्रा में खाएं। ऐसे करने से बाकी सबकी कमी हमारे शरीर में होने लगेगी और हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त होने लगेगा। ठीक है, तब प्रत्येक चीज एक लिमिट मात्रा में आपको लेना है पोषक तत्व के रूप में। आया समझ में? प्रोटीन जो है, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट वसा, कार्बोहाइड्रेट वसा का काम क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा में कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा बनाता है? वसा। कौन सबसे ज्यादा? वसा। यानी वसा जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में करता है कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षा, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रोटीन जो है यह हमारे शरीर में मुख्य रूप से हमारे शरीर में वृद्धि, यानी प्रोटीन हम खाते हैं, प्रोटीन हम बता रहे हैं, अभी आगे बताएंगे कि प्रोटीन किस कौन कौन से पदार्थ से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के लिए बहुत सारे पदार्थ है, इधर जनरली आप दाल हो गया, पनीर हो गया, इन सब से प्रोटीन निकलता है। मैं आगे उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, विटामिन। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को क्या करता है? भोजन। अभी आप यहाँ पर समझिएगा, बस थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि कौन सा खनिज पोषक तत्व, कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या काम करता है, बस यही समझा रहे हैं। अब ये नहीं बता रहे हैं कि हम पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्व से हमें खाना चाहिए, कौन सी पोषक तत्व की कमी हो तो उसकी पूर्ति कैसे करें, अभी आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। बस यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट वसा हमारे शरीर में क्या करता है? मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण करता है, इसमें वसा ज्यादा ऊर्जा का निर्माण करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि क्या करता है? हमारे शरीर में वृद्धि, और हमारे शरीर में वृद्धि होती है प्रोटीन के कारण होती है, एवं स्वास्थ्य बनाए रखने में आवश्यक होता है। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है कौन? प्रोटीन। याद रखिए, कौन? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर की वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में एनर्जी, स्वास्थ्य की जो मात्रा है, यानी रोग हो उससे लड़ने में यह प्रोटीन हमारा मदद करता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से कहे तो हमारे जो WBC है, WBC को बनाने में प्रोटीन की काफी भूमिका रहती है हमारे शरीर में। ठीक है, यानी प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक खनिज पोषक तत्व। ठीक है, आज समझिए खनिज लवण समझ लेते हैं। खनिज लवण ये भी हमारे शरीर में उचित विकास करता है, हमारे शरीर का उचित विकास करता है, जिस तरीके जैसा विकास होना चाहिए विकास करता है। इसके अलावा ये भी स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। कहता है भाई तुम्हारा स्वास्थ्य है, तुम खनिज लवण नहीं लोगे अपने अंदर। अक्सर खनिज लवण ज्यादातर हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। खनिज लवण हमारे शरीर को हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। हरी सब्जी एवं फलों में खनिज लवण ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज लवण आयरन लॉ होता है ना, आयरन का गुण होता है हरी सब्जियों में, ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी वहां से हमें खनिज लवण की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हरी सब्जियां खाने से मतलब नहीं खाते, मतलब ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है ना, समोसा हो गया, बर्गर हो गया, इस सब पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, समोसा बर्गर में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अभी आपको समझाया ना कि वसा हमारे शरीर में हर चीज एक लिमिट मात्रा में होना चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज कम नहीं होना चाहिए, हर चीज का हमें सेवन करना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं, जो बच्चे, ध्यान दीजिएगा, खासकर बच्चे लोग, जो बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं,
खासकर पालक हो गया, भिंडी हो गया, ये सब नहीं खाते हैं, उन बच्चों के अंदर खनिज लवण की कमी होने लगती है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी हमारे शरीर में हरी सब्जियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। यही हमारे शरीर में रुक्षांश, आगे हम चर्चा करेंगे, का निर्माण करते हैं। रुक्षांश का क्या काम है? मुख्य रूप से भोजन का पाचन कराना। यानी हमारे पोषक तत्व में रुक्षांश न हो तो भोजन का पाचन नहीं होगा, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे स्वास्थ्य में। ये भी हमारे शरीर के रोगों से लड़ने में मदद करता है खनिज लवण, और हमारे शरीर का उचित विकास करता है। यानी हमारे शरीर के लिए हरी सब्जियां बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, हरी सब्जियां का सेवन भी करिएगा इन सब के साथ साथ। ठीक है, पिज्जा बर्गर के साथ साथ। इसके अलावा हमारे शरीर में, ध्यान, अभी यहाँ पर आ गया रुक्षांश। इसके अलावा हमारे शरीर में रुक्षांश और जल की आवश्यकता होती है। इन सब के अलावा यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अलावा हमारे शरीर को क्या चाहिए? रुक्षांश और जल चाहिए। अब प्रश्न आता है कि आखिर रुक्षांश है क्या? नया शब्द है ना आप लोगों के लिए। रुक्षांश क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, रुक्षांश आहारी रेशा होता है, आहार का रेशा होता है। अब आप समझा रहे हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा अपनी भाषा में। रुक्षांश क्या है? आहार का रेशा है। आहार का रेशा क्या होता है? तो भोजन में जो चोकर होता है ना, चोकर मंड, यानी ध्यान दीजिएगा, हम भोजन ग्रहण करते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें कितना भी हम रोटी को आटे को चाल दें, उसमें चोकर का अंश रहता ही रहता है। चोकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे पाचन में, याद रखिएगा। यानी हमारे भोजन के पाचन में चोकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। चोकर मंड ये हमारे भोजन को पाचन करने में मदद करता है। ठीक है, हम पाचन वाले मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं बताया हूं कि चोकर और मंड का पाचन कौन करता है। मुंह में हमारा टाइलिन नामक एंजाइम बनता है, वो चोकर और मंड का पाचन करते हैं। वहां पर वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रुक्षांश में क्या होता है? चोकर होता है, और यानी जो सब्जियों में रेशे होते हैं, इन रेशों की हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका है, याद रखिएगा। ये रेशे, ध्यान दिए, सब्जी के अंदर आप देखे होंगे तो जैसे सबसे ज़्यादा देखिए जो नेनुआ होता है ना, नेनुआ, उसमें सबसे ज़्यादा रेशे होते हैं। नेनुआ की सब्जी खाए होंगे ना, तो उसमें देखिएगा आप सबसे ज़्यादा रेशे मिलेंगे। यानी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें विटामिन भी मिलता है, आगे हम विटामिन में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, याद रखिएगा। इसमें विटामिन के बारे में हम समझाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जानना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि यह खनिज लवण जो होते हैं उनमें सब्जियों का रेशे होते हैं, उन रेशों को हम रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश का अर्थ, रुक्षांश का मतलब क्या हुआ कि जो भोजन में चोकर मिलता है, वह चोकर, और जो सब्जियों में रेशे मिलते हैं वो रेशे को हम रुक्षांश कहते हैं, जो हमारे भोजन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन को पूरे भोजन में मिलकर रेशे भोजन को बांधकर एक साथ जो हमारे आहार नालिका में जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जो चिपके रहते हैं, वसा चिपका रहता है, सबको उठाकर एक साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, इनकी काफ़ी भूमिका होती है हमारे शरीर में पाचन में। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक भोजन को ले जाने में, एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाने में रुक्षांश आप याद रखिएगा। यानी इन सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण के अलावा हमारे शरीर में क्या चाहिए? हमारे शरीर में रुक्षांश और जल की आवश्यकता होती है। रुक्षांश और जल प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए। ठीक, जल का क्या काम है? ध्यान दीजिएगा, जल भोजन में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जल का क्या काम है हमारे शरीर में? जल का काम क्या है कि हमारे शरीर में भोजन में जितने भी उपस्थित पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है, यानी जिसके लिए हम भोजन ग्रहण किए हैं, भोजन जिसमें उसमें ग्लूकोज हो गया, ऊर्जा हो गया, जितने भी छोटी आंत में टूटने के बाद छोटे छोटे भाग में हो जाते हैं, उन सबों को वो अवशोषण कराने में रुधिर कोशिकाओं की मदद करते हैं। कौन? जल। भोजन को पतला कर देगा और वहाँ से जो रुधिर कोशिकाएं हैं हमारे भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेगी। या पर ये पाचन वाले वीडियो में बताए थे, कौन सी प्रक्रिया? बिलाई प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। यानी जल का हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या काम है? पोषक तत्वों को ग्रहण करना। ये पोषक तत्वों को पाचन क्रिया के बाद अवशोषण कराने का मुख्य काम है। इसके अलावा जल हमारे शरीर में ब्लड को ठंडा रखने में मदद करता है। जल हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो बनता है उसको बाहर निकालने में भी मदद करता है। ठीक है, जल के बहुत सारे कार्य हमारे शरीर में।
ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ का अर्थ क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। यानी हमारे शरीर में पाचन के बाद और शोषण, यानी भोजन का पाचन हुआ और शोषण के बाद जो अपचा भोजन बच जाता है, जो नहीं पच पाता है, वह हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। इसके अलावा जो हमारे रक्त में अशुद्धियाँ मिल जाती है, वह अशुद्धियाँ जो हमारे शरीर के लिए जो कार्य नहीं करते, हमारे शरीर के लिए अनिवार्य नहीं है, वह अशुद्धियाँ अपशिष्ट पदार्थ कहलाती है। ठीक है। तो उन चीज़ों को हमारे यह जल, यानी हमारे यह सिस्टम उसे क्या करता है, मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। समझ में आया ना, इसमें भी काफ़ी भूमिका होती है जल की। ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ के मतलब पसीना जो निकलता है हमारे शरीर से, वह भी अपशिष्ट पदार्थ है। मल मूत्र ये सब निकलता है, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर से पसीना निकलना, ठीक है भाई, अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तभी वह नुकसानदेह है। यानी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा शरीर से निकल रहा है, तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। ये समझिएगा, ये बहुत काफ़ी नुकसान नहीं करता है, हमारे शरीर में सोडियम की कमी कर देता है। जो सोडियम नमक कहते हैं ना, नमक पसीना के माध्यम से, आप कभी के पसीना को आप उसे मतलब अपने आसपास ओठ के आसपास ले जाइएगा ना, उससे कि उसमें नमक सा लगेगा। ठीक है, मतलब क्या, उसमें जो नमक का गुण कहाँ से आया, तो हम जो नमक खाते हैं, हमारे शरीर में जो सोडियम है, यह सोडियम नमक के माध्यम से, पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यदि सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल गया तो फिर हमारे शरीर में हरासमेंट हो जाएगा, हमारा शरीर थकने लगेगा। ठीक है, यानी हमारे शरीर में सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका, याद रखिए, सोडियम हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। आहार, ध्यान दीजिए, छोटा सा टॉपिक है आहार। आहार का क्या अर्थ होता है, आहार मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम पोषक तत्व तो आपको बताए ना, तो पोषक तत्व ये कहाँ होता है, सारे चीज़ हमारे भोजन के अंदर होता है। प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुआ, खनिज लवण हुआ, सब कहाँ होता है, हमारे भोजन के अंदर। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, चावल, रोटी, दाल, दूध वगैरह, जितना भी हम पनीर वनीर, ये सब जितना भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हीं भोजन में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। और कौन से भोजन में कौन पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये आगे हम चर्चा करेंगे अभी विस्तार से। अभी समझिएगा कि जो पांचों पोषक तत्व हम लिखे हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे भोजन के अंदर। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या खा रहे हैं, इससे क्या हमारे शरीर में लाभ होगा, या हमारे शरीर में क्या जाकर बनाएगा, हमारे शरीर के नुकसान है या अच्छा है या खराब है। जो भी खाने वाला पदार्थ है खा लेते हैं, नहीं, फ्री के मिल जाए खा लेंगे, फ्री का बर्गर मिल जाए 5 बर्गर खा लीजिए। ये सब हमारे शरीर में क्या करता है, कोई भी पदार्थ खाने का चीज़ हो, एक लिमिट मात्रा में हम उसे खाएं तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। यदि लिमिट मात्रा में ना खाए, ज़्यादा खा लें, तो वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाता है। कोई भी पदार्थ हो, आप ऐसे सोचिए, कल्पना कीजिए, आप रोज़ 2 या 4 रोटी खा रहे हैं, और यदि आप उससे अधिक 10 रोटी खा ले किसी दिन, अब सोचिए आपका तो हालत क्या होगा। ठीक है, मतलब हमारा कहने का अर्थ यह हुआ कि हमें कोई भी पोषक तत्व, कोई भी पदार्थ हो, एक लिमिट मात्रा में ही खाना चाहिए। एक लिमिट मात्रा में खाना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। नहीं, शादी ब्याह में लोग जाते हैं, वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, भाई फ्री का खाना रहता है, मिठाई भी खा लो, पुलाव भी खा लो, पूड़ी भी खा लो, सब चीज़ खा लो, अंदर भर लेते हैं। हम नहीं करते, बचपन में ठूस ठूस कर भर लिया गया, खा लिया, ठीक है, फ्री का था, कोई दिक्कत नहीं, भाई आए हैं कार्ड लेकर, न्योता पुराने, बस जितना दे रहे हैं उतना तो निकालना चाहिए ना, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आने के बाद किसी किसी का पाचन सिस्टम जो रहता है, वह उसको पचा लेता है, मतलब उसका सहन कर लेता है, ऐसे कहे तो। लेकिन किसी किसी का क्या होता है, भाई ज़्यादा खा लिया है, क्या करेगा, पाचन पचाएगा, डायरेक्ट उठाकर चलेगा, चल जाओ छोटी हाथ में, वहाँ से चल जाओ बड़ी हाथ में, आ जाकर रेक्टम में जमा हो जाइए। ठीक है, रेक्टम में से बाहर निकल जाए, हाँ निकल जाए बाहर सीधा सीधी। तो ये हमारे शरीर के नुकसानदेह होता है, उससे हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, एक बात हमारे यहाँ पर आप याद रखिएगा, यानी हम खाना जो खाते हैं, उन भोजन को हमें धीरे धीरे खाना चाहिए।
ठीक है। यानी भोजन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। सबको छोड़िए ना, हम भी पढ़ाने के समय होने लगता है कि और रात के समय हम अच्छे से भोजन कर पाते हैं, शांति से, एकदम इत्मीनान से। सुबह सुबह हम आपको बता रहे हैं, खुद हम ही गलती करते रहते हैं। सुबह सुबह क्या करते हैं, जाते हैं, पढ़ाने का समय हुआ रहता है, खाने का भी समय नहीं मिल पाता है टाइम से, तो उसमें हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, जल्दी जल्दी खाना निकलवाते हैं और जल्दी जल्दी 5 या 10 मिनट में खाकर चले आते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि लड़के आकर उस समय बैठे रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ पर आकर बैठे रहते हैं, ठीक है। अब रात को भोजन करते हैं ना, तो रात को हम भोजन आराम से करते हैं, यानी मुख्य भोजन हम रात ही को करते हैं, समझिए तो, ठीक है। तो हमें जब भी भोजन करना चाहिए आराम से करना चाहिए। यदि आप 5 रोटी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, ठीक है, 5 रोटी जल्दी जल्दी खा लिए और 2 रोटी धीरे धीरे चबा चबा कर खाए, यानी भोजन को कहने करते, भोजन को हमें मुंह में चबाना है। जब भोजन को हम मुंह में चबाएंगे, मतलब पोषण यानी पाचन का अर्थ क्या हुआ, भोजन को तोड़ना, जितना छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा उतना ही हमारे रुधिर कोशिकाएं उसको अवशोषण करेगी, खींचेगी ना। तो यदि हम 5 रोटी जल्दी जल्दी खा लिए, मुंह में एकदम तोड़े, 2 हाली मारे, इधर से 2 हाली काटे, इधर से 2 हाली पीसे, उसके बाद मारे अंदर चले गए, ठीक है। उसमें का जीवाणु मारा या नहीं, लाइसोजाई मारा या नहीं, वो नहीं देखा, डायरेक्ट अंदर चला गया। तो यह क्या करता है, हमारे शरीर में अंदर जाता है, इसे तोड़ता है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ बहुत ज़्यादा बच जाता है, ठीक है। और वो अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत के माध्यम, रेक्टम से होते हुए मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है, यानी उसमें हमारा नुकसान हो गया। लेकिन यदि हम 2 रोटी को चबा चबा कर खाएं अच्छे से, तो इसमें से जो एनर्जी बनेगी, जो ऊर्जा का निर्माण होगा, वह इसके अपेक्षा काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अपशिष्ट पदार्थ भी कम बचेगा, यानी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में लगेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये याद रखिएगा आप, यहाँ कहने का हमारा अर्थ यही है कि हम जब भी भोजन को ग्रहण करें तो वहाँ पर हमें इत्मीनान से शांतिपूर्वक भोजन को चबा चबा कर खाना है, ताकि हमारे उस भोजन का लाभ हमारे शरीर पूर्ण रूप से, हमारे पाचन तंत्र पूर्ण रूप से उसे पचा सके और उसका लाभ हमें पूर्ण रूप से मिल सके, यानी उनमें उपस्थित प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण हमारे शरीर में उसका मतलब लग सके। आज समझ में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी आपको भोजन को क्या करना है, चबा चबा कर खाना है, ठीक है। भोजन क्या करना है, चबा चबा कर भोजन खाना है। इससे क्या लाभ होगा, हमारे शरीर में एनर्जी की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, वसा की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर मात्रा में आएगी, ठीक है। आगे समझते हैं, यानी आहार का अर्थ क्या हुआ कि पूरे दिन में सुबह से शाम हम जितना कुछ भी खाते हैं, भोजन हो या और कुछ भी खाते हैं पूरे दिन में, वह सब हमारे शरीर के लिए क्या होता है, आहार होता है। क्या होता है, आहार। यानी पूरे दिन में जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी लेते हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, आहार होता है। ऐसा समझ में। आगे समझते हैं, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, संतुलित आहार किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। संतुलित आहार हम उसको बोलते हैं जिसमें ये सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित आहार किसको बोलते हैं, तो जिसमें सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सभी मौजूद रहते हैं। उन पोषक तत्वों को हम संतुलित पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है, संतुलित पोषक तत्व। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ समझने लायक चीज़ है, उसे आप ध्यान रखिएगा। जो हमारे सब्जियाँ होती है, अक्सर आप लोग देखिएगा घर पर, हम भी गलतियाँ वो कर देते हैं, हम सब गलती कर देते हैं, ठीक है, साफ सफाई के चक्कर में। जो फल होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, फलों को तो कम, लेकिन जो सब्जियाँ होती है उनकी जो छिलके होते हैं वो हम निकाल कर फेंक देते हैं, छिलके निकाल देते हैं। फलों को भी छिलके निकाल देते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, जो मतलब ऐसा कहे, जो सरकारी मीडियम से पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो उतना क्या नहीं करते, फल उनको धोते होते भी नहीं है, डायरेक्ट उठाएंगे, खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के लड़के होते हैं, आप लोग देखे होंगे, या जो हमारे जो ऐसा कीजिए जो साफ़ सफाई पर विशेष कर ध्यान रखता हो, वो गधा क्या करता है, फल के छिलके को निकाल देता है, उसे छील कर खाता है, पूरा निकाल दे, उन छिलकों को निकाल कर फेंक देता है, ठीक है। सब्जियों का छिलका हुआ, फलों का छिलका हुआ, निकाल कर फेंक देते हैं। सब्जी बनाने से पहले उसके छिलका निकाल दी। ध्यान दीजिएगा,
जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में काफ़ी विटामिन होते हैं। यानी हम कहें कि जो फल होता है उससे अधिक विटामिन उन छिलकों में होता है। ठीक है, हम उसी को निकाल कर फेंक देते हैं। यानी कि सब्जियों और फलों के जो छिलके होते हैं, यहाँ पर छिल्ले लिख दिए हैं, छिलके होते हैं, उनमें कई विटामिन होते हैं जो हम निकाल कर क्या करते हैं, अक्सर फेंक देते हैं। यानी फल को धोना तो ठीक है, अच्छे से धो लीजिए, ठीक है, अच्छे से धो लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके छिलके को निकाल कर फेंकना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इस छिलकों को निकाल कर फेंक दिया जाए, यहाँ पर क्या होता है, कुछ विटामिन की नष्ट हो जाए, कुछ विटामिनों की हानि हो जाती है। कुछ विटामिन जो काफ़ी प्रचुर मात्रा में छिलके में विटामिन होते हैं वो निकल जाते हैं। इसके अलावा जो चावल दाल होते हैं हम इसे क्या करते हैं, बार बार धोते हैं। ठीक है भाई, इसमें गंदगी नहीं है, जो कुछ है एक बार धोइए ना, एक बार धो लीजिए, एक बार धोने से कुछ ज़्यादा हानि नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे 2 बार 3 बार पानी से इसे मोल कर, देखिए आप घर पर देखिए ना, औरत लोग क्या करती है, चावल को इस तरह ले लेगी तराती पर, उसमें लेकर मोल कर इसे रगड़ कर साफ करती है। जैसे लग रहा है कि चावल कहीं नीचे गिरा हो, मिट्टी उसमें लगी हुई है, सब उसे मोल कर साफ करती है। इससे क्या होता है, उस चावल में जितने भी पोषक तत्व विटामिन होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम 1 पानी 2 पानी अच्छे से साफ करें, धो दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से मोल करें तो उसका भी हानि होता है। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा हानि नहीं होता है। और ज़्यादा हानि किस में हो जाता है, तो जब हम चावल और दाल को ज़्यादा पानी के साथ बनाते हैं, उसमें ज़्यादा जल की मात्रा ज़्यादा करते हैं, उसमें उबालते हैं, माने उबालते हैं, अक्सर ध्यान दीजिएगा, आपको जो चावल बनाया जाता है जिसे हम अपनी भाषा में भात कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे पानी डाल दिया जाता है। पहले आज का तो कुकर का ज़माना है भाई, सिट्टी का ज़माना है, ठीक है, सिट्टी के ज़माने से चल रही है, तो उसमें नहीं होता है। लेकिन पहले क्या होता था, जो तसला होता था, बड़ा परिवार होता था, जॉइंट फैमिली, उसमें बड़ा से इस तरह हंडा बैठा दिया जाता था, उसी में चावल बनाया जाता था, उसे इस तरह। आज भी होता है, हमारे देहात क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में होता है ऐसा। शहर के लोग तो भाई सब कुकर है भाई, उस सिट्टी पर चल रहे हैं, लेकिन हमारे देहात क्षेत्र में ऐसा होता है। लोग क्या करते हैं, उसमें भर देते हैं और उसको इस तरह उठाकर सारे चावल बन जाने के बाद उसमें सारे जितने भी उसका जल होता है सब जल को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे हम अपने भोजपुरी में क्या कहते हैं, माड़ कहते हैं, माड़। ठीक है, निकाल लेते हैं। वह क्या होता है, निकाल कर जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर बच्चे को उसका पिया देते हैं, ना वो बच्चों को पी जाओ। ठीक है, उससे क्या होता है, काफ़ी लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, जितना भी चावल में उपस्थित जितने भी कार्बोहाइड्रेट होता है सारे उस जल में घुल जाता है और बाहर निकल जाता है। और वह जल यानी कि वह जिसे माड़ हम कहते हैं, लेते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एकाएक चली जाती है। और एक खास बात समझिए, खास बात वहाँ पर यह होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट हमारे उस माड़ के माध्यम से अंदर गया ना, उसका पाचन करने में हमारे पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, पहले से वो पाचन हो चुका है, टूट चुका है छोटे छोटे अणुओं में, वो डायरेक्ट इलियम में पहुंचता है और वहाँ से कार्बोहाइड्रेट का हमारे रुधिर ग्रंथियाँ और शोषण कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है, यानी इससे हमारे शरीर का क्या वो लाभ हो जाता है। ठीक है, ऐसा समझ में, यानी कि वो जो माड़ निकलता है, ध्यान से समझिएगा, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हम चावल को यूज करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, 9 के बराबर। ठीक है, यानी कि जो माड़ हम निकलता है, आप लोग के घर पर भी ऐसा होता होगा, यानी आज भी तसला में या तसली में भात चावल बनाया जा रहा होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, उससे जो भी माड़ निकलता है उसे आप फेंकिएगा नहीं, बहुत काम की चीज़ है वो। ठीक है, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, मदद करता है। आप देखिए, बंगाल के लोग होते हैं ना, जो अक्सर क्या करते हैं, ठीक है, वो कि अक्सर क्या करते हैं, एक बार बक्सर की बात है, बंगाल के कुछ लोग आए थे वहाँ पर। ठीक है, काम करने के हिसाब से वो क्या करते थे ना, कि चावल को बनाते थे जल डालकर, और काफ़ी मात्रा में उसमें जल भर देते थे। और वो क्या करते, जब चावल पक जाता था बिल्कुल, तो उस जल को यानी उस माड़ को
वो निकाल लेते थे और जो चावल बचता था उसे फेंक देते थे, बताइए ना, फेंक देते थे। ठीक है, यानी कि उनको यह पता था कि जो जितने भी चावल है उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो सारा कहाँ चला जाता है, भाड़ के अंदर आ गया, और जो बचा उसमें कुछ नहीं, न के बराबर है। ठीक है, तो उसे वो फेंक देते थे, या जो गरीब लोग है जो मतलब जिसके खाने को नहीं है उनको दे देते थे, लो भाई आप भी खाओ। ठीक है, और माड़ आप यूज करते थे भोजन के रूप में, तो ज़्यादा अच्छा है ना, सूटेबल, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, आइए हम आगे समझते हैं। यानी कि मिला जुला कर हमें जितने भी भोजन को जो उबालते हैं हम, उस उबाले हुए जल को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। यानी हम आलू देखें ना, मंड होता है उसमें, तो आलू को यदि हम उबालने से ज़्यादा, आलू को अक्सर उबाल कर हम क्या करते हैं, सब्जी वब्जी बनाते हैं, तो आलू को उबालने से ज़्यादा डायरेक्ट उसे हम कट करके डायरेक्ट ही उसे सब्जी बना दें तो वह हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। लेकिन उबाल कर जब उसका हम सब्जी यूज करेंगे, स्वादिष्ट तो होगा, ठीक है, कुछ अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसमें जो विटामिन, जो मंड की उपस्थिति रहेगी वह कम हो जाएगी, क्योंकि वह कैसे जल में उसका मतलब जितना भी मंड रहेगा सब जल के अंदर घुल जाएगा। और जिस जल में हम आलू को उबालते हैं, आपको पता है कि उस जल को हम फेंक देते हैं, तो जितने भी उसमें मंड की गुण रहेगा, जो भी उसमें लवण, खनिज लवण उपस्थित रहेगा, सारे उस जल में निकल जाएगा, हम उस जल को फेंक देते हैं। यानी आलू को उबाल कर भोजन में प्रयोग करने से ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि उसका प्रयोग हम कैसे करें, डायरेक्ट कट करके सब्जी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, आए समझ में। आगे समझते हैं, संतुलित आहार न मिलने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। यानी हमारे शरीर को संतुलित आहार न मिले तो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, याद रखिएगा। यदि हमारे शरीर में संतुलित आहार न मिले, उचित मात्रा में संतुलित आहार न मिले, यानी जो ये है प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज, ये हमारे शरीर में न मिले उचित मात्रा में, तो हमें एक खास प्रकार की हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं मरासमस। मरासमस नाम याद रखिएगा, मरासमस। क्या कहते हैं, मरासमस। अब यह बीमारी क्या होता है, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, सभी में नहीं लेकिन किसी किसी में यह बीमारी के लक्षण आ जाते हैं, उनके शरीर में वृद्धि ही नहीं हो पाती है, शरीर में कुछ परिवर्तन नहीं हो पाता है, और दिन प्रतिदिन उनके जो हड्डियाँ दिखाई देने लगता है, जो मांस है वह सब कम होने लगता है। यानी इसका कारण क्या है कि उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, उसे पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। उस बीमारी को हम अपनी भाषा में, अपने क्षेत्र में सुखड़ा के नाम से जानते हैं। सूखा रोग, सुखड़ा, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के आसपास कोई ऐसा बच्चा होगा, या आप लोग घर पर अपनी मम्मी से या किसी और से सुने होंगे इस नाम को कि सुखड़ा होता है। सुखड़ा, किसी को सुखड़ा हुआ होगा। ये सुखड़ा क्या होता है, तो यह सुखड़ा यही होता है जो मरासमस रोग हम कहते हैं। ये कैसे होता है, तो हमारे शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी होगी तो हमारे शरीर में सुखड़ा नामक बीमारी हो जाएगा। कौन सी बीमारी, सुखड़ा नामक। ठीक है, आए समझ में। सुखड़ा कैसे होता है, कौन सा सुखड़ा को हम क्या कहते हैं, मरासमस के नाम से जानते हैं। कैसे होता है, तो हमारे शरीर में संतुलित आहार न मिले, प्रचुर मात्रा में सभी पोषक तत्व न मिले, तो इसके कारण हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे हम सुखड़ा के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। हमारे शरीर में मान लीजिए कि वसा और कार्बोहाइड्रेट मिले, हमारे शरीर को उचित मात्रा में वसा एवं कार्बोहाइड्रेट मिले लेकिन प्रोटीन ना मिले, तो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, हमारे शरीर में ऊर्जा की निर्माण करेगा, लेकिन मांसपेशियों का निर्माण करना, कोशिकाओं का विभाजन करना, शरीर में वृद्धि करना, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखना किसका काम है, प्रोटीन का काम है। कौन मदद करता है, प्रोटीन मदद करता है। और जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है तो वह कौन सा रोग हो जाता है, क्वाइशियोरकर। याद रखिएगा रोग के नाम, कौन सा रोग हो जाता है, क्वाइशियोरकर। क्वाइशियोरकर नामक बीमारी हो जाती है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वाइशियोरकर नामक बीमारी किससे होती है, तो प्रोटीन की कमी से होती है। किसके कमी से, प्रोटीन की कमी से हो जाती है। आ रहा है समझ में।
और मरासमस नामक बीमारी तब पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी से हो जाती है। ठीक है, यदि सभी पोषक तत्व मिले उसमें प्रोटीन ना मिले तो क्वाइसियोर नामक बीमारी हो जाती है। अभी क्वाइसियोर नामक बीमारी होती है क्या? शुक्ला तो आप समझ गए ना कि उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में सभी जितने भी मांसपेशियां पोषक तत्व न मिलने के कारण वृद्धि नहीं होगी, वो एनर्जी नहीं उचित मात्रा में बन पाएगा और दिन प्रतिदिन हमारा जो शरीर है कमजोर होता जाएगा, दुबला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, उसी को शुक्ला बोलते हैं। क्वाइसियोरकर किसको बोलते हैं? तो इसमें क्या होता है आप देखिए, क्वाइसियोरकर नामक बीमारी अक्सर छोटे छोटे बच्चे, ये भी छोटे छोटे बच्चों में अक्सर मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका लक्षण बड़ों में भी मिलता है। ठीक है, किसी किसी में, सब में नहीं। क्वाइसियोरकर नामक बीमारी छोटे छोटे, ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों में होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चों का पेट निकल जाता है, पेट फूलने लगता है। ठीक है, पेट फूलने लगेगा, जो ये छाती है इसका हड्डी धंसने लगेगा, इसमें हम इसमें हड्डी दिखाई देगा और पेट निकलने लगेगा, पेट फूलने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा पेट फूलने के अलावा हाथ पैर जो है ये भी फूलने लगेंगे। यानी हम कहे तो हाथ और पैर, पेट ये सब मोटा रहे हैं, इसमें एनर्जी मिला है, लेकिन जो हमारे शरीर की अस्थियाँ है यहाँ पर एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वाइसियोर नामक बीमारी समझ के ना, क्योंकि प्रोटीन ही तो हमारे शरीर का वृद्धि करता है, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। लेकिन जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर क्या करेगा? पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा और हमारे शरीर में वृद्धि रुक जाएगी, हमारा स्वास्थ्य यानी हमारा स्वास्थ्य हम पेशेंट बन जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन की कमी से। याद रखिएगा, जब हमारे शरीर में उचित मात्रा में ये पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उससे उत्पन्न रोग को हम कुपोषण कहते हैं। यही कुपोषण का लक्षण, कुपोषण कहते हैं। इसमें भी पेट निकलने लगता है, वही चीज़ है यहाँ पर जो बताए ना, वही है कुपोषण। यानी हमारे शरीर कुपोषण क्या है? जब हमारे शरीर में उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उससे उत्पन्न रोग को हम क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। आज समझ में ना? ठीक है, आगे देखते हैं। अभावजन्य रोग क्या है? अभावजन्य रोग क्या है? आप इसके नाम में को देखिए ना, अभावजन्य रोग। अभाव यानी कुछ चीज का अभाव है इसमें, अभावजन्य रोग। ध्यान दिए, किसी एक पोषक तत्व के लंबा समय तक हमारे पोषण यानी किसी एक पोषक तत्व, जैसे मान लीजिए कि इसमें से 5 पोषक तत्व है, किसी एक मान लीजिए प्रोटीन को हटा दिए, सभी मिल रहे हैं हमारे शरीर को, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो पता है अभावजनित, इसी को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। क्वाइसियोर हो जाएगा, क्वाइसियोरकर हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन मिले, सब चीज़ मिले, वसा ना मिले हमारे शरीर में। ठीक है, वसा ना मिले यानी हमारे शरीर का प्रचुर मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगा, थकान होने लगेगा, तो उसे हम कहते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो अभावजन्य रोग का लक्षण होता है हमारी वृद्धि रुक जाएगी, शरीर में हमारी वृद्धि रुक जाएगी, हमारे चेहरों पर सूजन आने लगेगा, यहाँ पर लिखे हैं वृद्धि रुक जाएगी, हमारे जो चेहरे हैं वो सूजने लगेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब लगातार 1-2 रात जग जाते हैं तो आप 1-2 रात जगने के कारण आपके शरीर में उचित मात्रा में ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता है। तो देखते होंगे कि आपके आँख के नीचे इस तरह डार्क सा बन जाएगा, चेहरा सूजने लगता है, आँख ये सब सूजने लगता है। क्यों? आप जगे हैं, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है, यानी पोषक तत्व आपके शरीर में जा रहे हैं लेकिन यह काम नहीं कि ऊर्जा नहीं फैला रहे। यानी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे सोने के बाद बनता है। जब हम सोते हैं ना तो पूरे हमारे शरीर की जितने भी एनर्जी रहती है वो हमारे जो सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो क्या करता है? उसे खींच लेता है और खींच कर भोजन को अच्छे तरीक़ा से पचाता है ताकि उससे बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके। आप एक चीज़ देखिएगा, आप खाना खाने के बाद देखिएगा, आप जब भी खाना खाते होंगे कम मात्रा में खाइएगा तो थोड़ा लक्षण या कम ही दिखाई देता है, किसी किसी में तनाव के बराबर होता है। लेकिन ये अधिकतर लोग में ऐसा देखा जाता है कि लोग जब खाना खाते हैं तो उन्हें नींद आने लगता है। क्या होने लगता है? नींद आने लगता है। इसका कारण समझ रहे क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे पाचन तंत्र को पचाने के लिए एनर्जी चाहिए, भोजन का पाचन के लिए ऊर्जा चाहिए, उसमें ऊर्जा की कमी होने लगती है। तो वह पाचन तंत्र ऊर्जा कहाँ से लाता है? वह पाचन तंत्र ऊर्जा हमारे जितने भी ब्रेन की ऊर्जा होती है, हाथ पैर की जो एनर्जी होती है, सारे को खींच लेता है। समझ में आ रहा है ना?
पाचन तंत्र उस सारी ऊर्जा को नीचे की तरफ पाचन शक्ति में पाचन करने के लिए कुछ समय के लिए खींच लेता है, और इसी खींचने के कारण जब हमारे दिमाग से ऊर्जा एनर्जी निकल जाएगी तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, यानी हमें नींद आने लगेगी। यही कारण होता है कि भोजन को पचाते वक्त ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसी ऊर्जा के कारण हमें नींद आने लगती है। ऐसा समझ में ना? चलिए इससे समझ गए आप कि इसके लक्षण क्या है। वृद्धि में रुकावट हो जाएगा, चेहरे पर सूजन आने लगेगा, त्वचा संबंधी बीमारियां होने लगेगी। किसी चीज़ का हमारे शरीर में ज़्यादातर खनिज लवण के शरीर में हमारे अभाव होगा ना, त्वचा संबंधित यानी सभी पोषक तत्वों को हम कह रहे हैं, त्वचा संबंधी बीमारियां होने लगेगी। त्वचा संबंधी बीमारियां समझते हैं, जैसे ककुलाहट नहीं बोलते हैं, ककुलाहट होने लगेगा, दिनाई होने लगेगा। ये सब त्वचा संबंधी बीमारी है। त्वचा पर अलग अलग प्रकार के फुंसी सब निकलने लगेंगे, इसे हम त्वचा संबंधी बीमारी कहते हैं। इसके अलावा पेचिस नामक बीमारी हो जाएगा। पेचिस की आगे हम चर्चा करेंगे कि पेचिस क्या होता है। सभी रोग की चर्चा अभी नहीं, इस वीडियो में तो नहीं कर पाएंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में जब सभी रोगों, मलेरिया क्या होता है, पेचिस क्या होता है, कैसे होता है, इन सबों की चर्चा करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये समझा देंगे। ठीक है, आए समझ में? अब हम आगे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, प्रोटीन के स्रोत क्या है, वसा के स्रोत क्या है, खनिज लवण के स्रोत क्या है, विटामिन क्या है, कौन कौन से विटामिन होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, आगे समझते हैं। तो आइए समझते हैं आप जो अभी हमको बताए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इनके स्रोत क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, कौन से भोज्य पदार्थ ले, ध्यान समझिएगा। प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं, एक जंतु होते हैं, दूसरा जो हमारे पादप स्रोत होते हैं, जो पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। प्रोटीन के कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत होते हैं। कौन कौन? एक जंतु होते हैं, प्रोटीन के दो स्रोत हैं, ध्यान समझिएगा। जंतु स्रोत में कौन कौन आते हैं? प्रोटीन हमें जंतु से कैसे प्राप्त होता है? तो प्रोटीन हमें जंतु से, याद रखिएगा, मछली हो गया। ध्यान दीजिए, यदि छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको तो प्लीज़ आप लोग वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अभी भी हमारा पूरा नहीं हो पाया। इसमें विटामिन डी तक अभी लिखे हैं हम, यहाँ पर विटामिन के है, विटामिन ई है, 2 विटामिन अभी छूटा है, इसके अलावा आयोडीन है, अभी और कुछ है, यानी कि एक बार और हमें लिखना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ी सा प्लीज़ वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए, देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके स्क्रीनशॉट आप लेकर इसे नोट्स कर लीजिएगा ताकि आपको लंबा समय तक याद रहे, ठीक है। प्रोटीन के जंतु स्रोत कौन कौन से हैं? मछली है, अंडे है, दूध है, मांस है, पनीर है। यानी मछली से प्रोटीन मिलता है हमें, अंडा से प्रोटीन मिलता है, दूध हमारा है, दूध से भी प्रोटीन मिलता है। दूध के अलावा ये जो पनीर है, पनीर से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है, पनीर से भी प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा जो पादप स्रोत हैं उनमें आ जाएगा हमारा चना, मूंग। ध्यान दीजिए, चना दाल होता है ना, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है पादप स्रोत में, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मछली में मिल जाएगा, मछली के बाद आपको पनीर में मिल जाएगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन। मछली और पनीर दोनों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। और पादप में सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दाल में, ध्यान रखिएगा। चना का दाल हो जाएगा, मूंग का दाल हो जाएगा, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तुअर भी एक दालें होता है, दाल हो जाएगा। राजमा चावल हो गया, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है। सोयाबीन दे दीजिएगा, जो हम दुकान से खरीद कर लाते हैं ना सोयाबीन, उसमें प्रोटीन कम रहता है। सोयाबीन ओरिजिनल उसके जो बीज होते हैं वह सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, ठीक है। आपको वो बीज को हम फुलाकर अपने मतलब सेहत के लिए, अपने मतलब जैसे बादाम वादाम चना वना वगैरह खाते हैं ना, उस तरह उसको खा सकते हैं, वो हमारे लिए लाभदायक होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। लेकिन जो हम खरीदते हैं दुकान से वो खल्ली होता है, उसका खल्ली, उससे सारा निकाल लिया गया, उसमें कुछ नहीं। खल्ली जैसे हम अपना सरसों को, जिससे सरसों का तेल निकाल लेते हैं तो खल्ली बच जाता है, जानवरों को दे देते हैं, उसी तरह एक प्रकार का वह खल्ली है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत है, समझ गए, प्रोटीन के जंतु स्रोत मछली, अंडा, दूध, मांस, पनीर। पादप स्रोत चना, मूंग, तुअर, राजमा, मटर, सोयाबीन, ये सब क्या है? पादप स्रोत है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मक्का हो जाएगा। मक्का जैसे हम क्या करते हैं अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? मक्का को क्या बोलते हैं? जनेरा। क्या बोलते हैं? जनेरा, ठीक है। ये हो जाएगा। गन्ना हो जाएगा, ठीक है, गन्ना समझते हैं। ईख, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हैं उसे? कन बोलते हैं, कन, ठीक है, कन हो जाएगा।
आलू हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, पपीता, इसमें विटामिन भी सभी विटामिन लगभग पाए जाते हैं, आगे बताएंगे पक्का होगा पपीता में। चावल हो जाएगा, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक चावल में पाया जाता है, यानी जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट के पोषक तत्व हैं उन सब में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से प्राप्त होता है। किससे? चावल से, याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है सबसे अधिक। इसके अलावा गेहूं हो जाएगा, बजरा हो जाएगा, आम हो जाएगा, इस सब में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा, यानी जो हमारे मोटे अनाज होते हैं ना, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, ठीक है, बजरा की रोटी, इन सब में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वसा के स्रोत क्या क्या है? ठीक है, वसा ध्यान दीजिएगा, पनीर के अंदर भी थोड़ा बहुत वसा पाया जाता है, तो पनीर के अंदर भी वसा होता है, हम जो दूध पीते हैं उसमें भी वसा होता है, ठीक है, उसमें घी जो होता है उसमें भी वसा होता है, प्रोटीन होता है, घी प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है, वसा कम मात्रा में होता है, लगभग मतलब मैनुअल देखा जाए तो प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, सूरजमुखी का तेल, इसमें वसा की मात्रा पाया जाता है, नारियल का जो तेल है इसमें वसा पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में, सरसों का तेल में वसा पाया जाता है जिसका हम उपयोग सब्जी बनाने के लिए करते हैं, सोयाबीन में भी वसा पाया जाता है। इसके अलावा जो तिल होता है सफ़ेद और काला वाला दोनों में वसा पाया जाता है, बादाम में वसा पाया जाता है, बादाम वसा का मुख्य स्रोत हो गया। गिरी का अर्थ का बीज के अंदर का जो भाग होता है, कुछ बीज को तोड़ते हैं ना, या चना को तोड़ दिए या बादाम को तोड़ दिए तो उसके अंदर का जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गिरी कहते हैं। ठीक है, तो गिरी में भी वसा का अंश पाया जाता है, तो ये सब वसा के मुख्य स्रोत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वसा के मुख्य स्रोत। ठीक है, इसके अलावा खनिज के मुख्य स्रोत ताजे फल ले लीजिए, ताजे फल जो है वो खनिज के मुख्य स्रोत हो जाएंगे। इसके अलावा आप हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जी, उसमें जो पत्तेदार सब्जी जैसे पालक हो गया और ये जो साग वगैरह होता है उस समय खनिज लवण ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उस समय क्या होता है? खनिज लवण ज़्यादा पाया जाता है, यानी इसके मुख्य स्रोत ताजे फल हो जाएगा, पत्तेदार सब्जियां हो जाएगी, दूध में भी थोड़ा बहुत खनिज पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दही हो जाएगा, दही में भी खनिज लवण पाया जाता है, और भी बहुत सारे पदार्थ खनिज लवण के। आप ताजे फल एवं सब्जियां याद रखिएगा तो खनिज लवण के आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम समझेंगे, ये हमारा हो गया, अभी जितना हम पीछे बताए ना इन सब का कार्य बता चुके हैं पीछे की, ये कौन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं, पीछे पढ़ा है, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जबकि प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, और प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। ठीक है, खनिज लवण का कार्य क्या है? खनिज लवण हमारे शरीर का उचित विकास करता है, इसके अलावा हमारे शरीर में जिसके स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाए रखता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि विटामिन क्या होता है। विटामिन क्या होता है? जो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन का काम क्या है? कि रोगों से हमारे शरीर का क्या करेगा? रक्षा करेगा। विटामिन क्या है? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब विटामिन, बहुत सारे विटामिन होते हैं जिसमें से कुछ प्रमुख विटामिन है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, इस कुछ प्रमुख विटामिन है। आपको हम बताए थे ना कि हमारे शरीर में विटामिन का पाचन नहीं होता है, इससे डायरेक्ट हमारी रुधिर कोशिकाएं और शोषण कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है, पाचन वाले वीडियो में हम बताए थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम फल, मान लीजिए फल में कोई विटामिन पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसका तो पाचन होगा ना, फल का, तभी ना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उस फल के पाचन के बाद जो विटामिन निकलेगा उसका पाचन नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में ना? हाँ, डायरेक्ट विटामिन भी हम ले सकते हैं। ठीक है, या विटामिन की दवाई भी आती है, या विटामिन को हम नेचुरल तरीका से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला पढ़ाने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी हो रही है। ठीक है, अभी तो लग रहा है कि मेरे शरीर में विटामिन बी की कमी हो रही है, क्योंकि रात के लगभग 11 से ऊपर घंटी जा रही है, यानी 11:30 के आसपास होने वाला है। अभी लगेगा कम से कम आधे घंटे। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन ए के स्रोत क्या है? विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या है? मछली तेल, मछली का तेल। मछली, एक बात याद रखिएगा, जो मछली है ना, ये हमारे शरीर के लिए, मैंने मछली खाने वाले लोग, इस तरह तो मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन मान लीजिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है ये मछली। ठीक है,
मछली के अंदर मछली के जो तेल होता है या मछली में जो प्रोटीन होता है, मछली के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है, ये सब क्या करता है, हमारे शरीर के सब पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तरह से कहें ना, हमारे दिमाग को, या मतलब दिमाग को बढ़ा देता है। जब ऐसे कहे तो दिमाग के पर इसका मछली खाने वाले स्टूडेंट के लिए लाभदायक होता है, यानी स्टूडेंट के लिए मछली लाभदायक होता है, ठीक है, जो भी खाते हैं। जो नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, आप बच्चे दूध का सेवन कर सकते हैं, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर समझ गए, मछली खाने वाले स्टूडेंट के लिए लाभ रहेगा, और नहीं खाने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको हम खाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप उसका मतलब नहीं खा रहे हैं कोई बात नहीं, आप दूध वगैरह का सेवन भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और भी हम बता दें यहाँ पर कि जो और इस मछली के अलावा मांस खाने वाले लोग हैं, मांस खाने वाले लोग के लिए हम बता दें कि मांस से आपको प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन मांस से आपको उतना प्रोटीन नहीं मिलता है जितना कि मछली से मिलता है। यानी जंतु स्रोत में मछली और पनीर दो ऐसी चीज़ है जो प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। यानी जो बच्चे आप मछली नहीं खाते हैं, ठीक है, मांस मछली नहीं खाते हैं, वह बच्चे प्रोटीन की पूर्ति के लिए, अच्छा पूर्ति के लिए पनीर का सेवन कर सकते हैं। यानी मछली के बराबर लगभग प्रोटीन के, यानी पनीर के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, तो आप पनीर का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। हम ही उसी कैटेगरी में। यानी विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या है, मछली का तेल, मछली आप खा सकते हैं विटामिन ए के लिए। दूध है, पपीता है, पपीता ध्यान दीजिएगा, पका हुआ पपीता जो होता है उसमें लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। यानी आप एक पका हुआ पपीता खाते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर जितने भी विटामिन की कमी रहेगी, सारी विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पका हुआ पपीता के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, सभी विटामिन होते हैं लगभग। यह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। यानी साल में आपको पका हुआ पपीता मिल जाए, छोड़िएगा नहीं, छीन लीजिएगा, हाँ छीन लीजिएगा, क्योंकि उसमें सभी विटामिन होते हैं, आपके शरीर के लाभदायक है, ठीक है, छीन लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम गाजर खा सकते हैं, गाजर भी बहुत काम करता है, ध्यान दीजिएगा। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो गाजर बहुत ज़्यादा काम करेगा हमारे शरीर में, क्योंकि विटामिन ए की कमी से मुख्य रोग होता है रतौंधी। इसके अलावा भी रोग होता है, लेकिन इसमें मुख्य रोग क्या हो जाता है, रतौंधी कम दिखाई देने लगेगा या बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। विटामिन ए बिल्कुल खत्म हो गया, एक में विटामिन ए बहुत बिल्कुल खत्म हो गया, यानी का एकदम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए उन लोगों को रतौंधी होता है, मतलब रतिया का नहीं खेलो को, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है, थोड़ी सी मात्रा से, ठीक है, विटामिन ए की कमी हो गई है उसके अंदर, ठीक है, विटामिन ए की पूर्ति करनी पड़ेगी, समझ में आया। गाजर सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए के, यानी आपको रतौंधी हो जाए, रतौंधी दिनौनी भी होता है किसी किसी को, तो उसमें गाजर खाना सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। आम में भी थोड़ा विटामिन ए पाया जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पाया जाता है। आम को नगण्य मानकर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मछली भी अच्छा है विटामिन ए के लिए, ठीक है, मछली भी अच्छा है विटामिन ए के लिए। गाजर भी अच्छा है, दूध भी अच्छा है, इस सबसे विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। इससे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी में मतलब का इसका लक्षण क्या है, कम दिखाई देने लगेगा, हाँ कम है, ये चाचा हमको कम दिखाई दे रहा है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, विटामिन ए की कमी हो रही है, ठीक है। हाँ, या इसमें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, किसी किसी को तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ठीक है। समझिए कि इसके अंदर विटामिन ए बिल्कुल है ही नहीं, खत्म हो गया बेचारे का विटामिन ए, ठीक है, समझ में आएगा। अब इसका कार्य क्या है विटामिन ए का। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा विटामिन ए से होने वाले नुकसान, तो पहले तो विटामिन ए का कमी होगा तो हमारी आंखों के ऊपर इफेक्ट डालने लगता है, इसका असर दिखाई देने लगता है। आंखों के असर के आगे बाकी सब नगण्य हो जाता है, न के बराबर रहता है। विटामिन ए के कारण हमारे त्वचा के ऊपर मतलब ऐसा करें तो मतलब फुंसी या मतलब त्वचा संबंधी बीमारी होने लगती है। बालों का झड़ना, बाल झड़ने लगता है, विटामिन ए के कमी के कारण बाल झड़ता है, ठीक है। नाखूनों का झड़ना या नाखून का न बढ़ना, ये सब विटामिन ए के कमी के कारण है। जैसे
जोड़ों से खून निकलना, दांतों में दर्द, ये सब क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला छोटे छोटे बीमारी रोग है इसके। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा रोग है, रतौंधी। तो इस रतौंधी के आगे ये सारे रोग छिप जाते हैं, यानी विटामिन ए की कमी होगा तभी ना सभी रोग होंगे। और विटामिन ए की कमी के आगे जब रतौंधी हो जाता है तो सभी, रतौंधी मतलब का कम दिखाई देने लगता है, तो उसको सही कराने के चक्कर में हम अपने बाल को देखते हैं, देख ही नहीं, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देता कि बाल झड़ रहे हैं, कि नाखून नहीं पड़ रहे हैं, कि मसूड़े दर्द कर रहे हैं। इसे का पहले तो भाई कम दिखाई दे रहा है हमको, पहले इसका इलाज कराना है, समझ में आया ना, इसका इलाज कराना है। और जब हम उसका इलाज कराते हैं, इस विटामिन ए की पूर्ति हम अपने शरीर के अंदर करते हैं, तो बाकी सब ये भी प्रॉब्लम जो है वो भी अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक को कहते हैं रेटिनॉल, दूसरे को कहते हैं कैरोटीन। विटामिन ए दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक को रेटिनॉल और दूसरे को कैरोटीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यह आंखों के लिए हमारे जरूरी है। ये त्वचा, बाल, नाखून आदि मसूड़े को भी मतलब सुरक्षित रखने में, बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, इस तरह समझा दिया आपको। अब आते हैं विटामिन बी पर। भाई विटामिन बी का काम क्या है, तो ध्यान दीजिए, विटामिन बी के पहले स्रोत समझ लेते हैं। विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में बेरी नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, बेरी नाम भी समझा रहे कि बेरी नामक बीमारी क्या होता है। ठीक है, अभी समझ लेते हैं विटामिन बी के मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन बी गेहूँ, चावल, आटा की रोटी खाते हैं, उससे विटामिन बी की मतलब मात्रा मिलती है। चावल इसका मुख्य स्रोत है, केला है, चुकंदर है। चुकंदर में सबसे ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है, याद रखिएगा। चुकंदर आप देखेंगे बीट्स, इंग्लिश में बीट्स बोला जाता है, तो बीट जो होता है उसमें चुकंदर की मात्रा, मतलब उसमें विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होती है। कौन सी में, चुकंदर में विटामिन बी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी आपको चुकंदर खाना चाहिए विटामिन बी की पूर्ति करने के लिए। हाँ ठीक है, समझ में। अभी हमारे अंदर विटामिन बी की कमी लग रहा है कि हो रहा है। ठीक है, तरबूज भी विटामिन ए के बड़े अच्छा स्रोत है। और इसके अलावा हमारे शरीर में यकृत भी विटामिन बी का निर्माण करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। विटामिन बी से होने वाले रोग बेरी। और विटामिन बी के लक्षण क्या है कि हमारे शरीर में दुर्बल पेशियाँ, यानी पेशियों को दुर्बल कर देगा, कमजोर करेगा, हमारे मांसपेशियों को कमजोर करेगा। इसके अलावा काम करने में ऊर्जा की कमी होने लगेगी। ठीक है, यानी काम करने में थकान होने लगेगा, ऊर्जा की कमी होने लगेगी। आप रात देर तक पढ़ते रहिए, 12 बजे, लगभग 10, 11, 12 बजे, तो आपके शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगेगी, नींद आने लगेगी, मतलब क्या, ऊर्जा की कमी हो रही है। यार समझ में ना। तो ये होता है किसके कारण, विटामिन बी के कारण। ठीक है, भूख भी नहीं लगता है, विटामिन बी की कमी हो जाएगा ना तो भूख भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, भूख भी नहीं लगता है, तो ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है, समझा ना। तो विटामिन बी को पूर्ति करने के लिए हम घरेलू उपाय गेहूँ, चावल, केला, चुकंदर ये सब खाकर विटामिन बी को पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम विटामिन बी का टॉनिक भी आता है, विटामिन बी का टॉनिक ले सकते हैं, या मल्टीविटामिन का भी टॉनिक आता है, उसे भी हम ले सकते हैं। मल्टीविटामिन आपके लिए अच्छा रहता है। अभी हम आगे इसके बाद समझा देते हैं कि कौन से आपको अच्छा रहेगा, यदि आपके अंदर कुछ कमी है तो कौन से आप ले सकते हैं। ठीक है, बेरी से समझ में आ गया। और ध्यान दीजिएगा विटामिन बी के हमारे शरीर में कार्य क्या है, वो काम क्या करता है। तो विटामिन बी हमारे कोशिकाओं में, जो हमारे कोशिका है, आपको पता है ना, कोशिका के अंदर जीन होते हैं, डीएनए होते हैं, गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, जीन, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये क्या करता है ना, विटामिन बी हमारे कोशिकाओं में जीन का निर्माण करता है, डीएनए का निर्माण करता है, पैतृक गुण का आदान प्रदान जो हम किसे कहते हैं, डीएनए एक से दूसरे में ट्रांसफर कौन करता है, विटामिन बी करता है। यकृत में जीन का निर्माण कर दिया, डीएनए का निर्माण कर दिया, कौन सा करता है, विटामिन बी के कारण से। तो आ जाएगा क्वेश्चन कि हमारे शरीर में डीएनए का निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन बी। जीन का निर्माण में विटामिन बी। ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी कई कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, B1, B2, B3, B5, B6, B7। याद रखिए 1, 3, 5, 7, 12, 1, 3, 5, 6, 7, 12, ऐसे याद रखिएगा। 1, 2, 3, 5, 7, 12, 1, 2, 3, 5, 7, 12, ये उसका कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में पाया, जैसे ये 2 में पाया जाएगा ना, इसी तरह इस यह कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 12। ठीक है, इस रूप में यह पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यह हमारे वृद्धि, हमारे शरीर के वृद्धि में भी सहायक होता है। रीढ़ की हड्डियों को भी कमजोर होने से बचाता है हमारे शरीर में। नसों में कुछ तत्वों का निर्माण करता है ताकि हमारे शरीर की क्रिया, जो परिसंचरण क्रिया, वो अच्छे से चल सके। ऐसा समझ में लो, तो ये विटामिन बी का
कार्य हो गया। आप इसे याद करते जाइएगा, मेरे साथ ही आप याद करते जाइएगा, एक एक बात को दिमाग में बैठाते जाइएगा, ठीक है। विटामिन बी क्या है, एक बार फिर से पुनः रिविजिंग। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी नमक रोग होता है। बेरी बेरी रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है, तो हमारे पेशियाँ दुर्बल होने लगेगी, हमें काम करने में ऊर्जा का थकावट होने लगेगा और हमें भूख नहीं लगेगी। यह विटामिन बी के लक्षण है, आज समझ में, लक्षण रोग बेरी बेरी नामक रोग, ठीक है। इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है, गेहूं कहाँ पाया जाता है, गेहूं में, चावल में, केला में, चुकंदर में, तरबूज में, यकृत में, ये आदि जगहों पर इसका यह पाया जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी क्या होता है, एक और समझ लीजिए। विटामिन बी का कार्य, ये क्या करता है ना, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदल देता है। याद रखिएगा, विटामिन लिखे नहीं है यहाँ पर, हम बोल दे रहे हैं, समझ जाइएगा। विटामिन बी का एक और कार्य है, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में बनता है ना, उसे ऊर्जा में बदलने में भी मदद करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को। विटामिन सी को देखते हैं। विटामिन सी से होने वाला रोग स्कर्वी, बहुत काम की चीज़ है विटामिन सी, बहुत काम की चीज़ है हमारे शरीर में विटामिन सी, याद रखिएगा। इससे होने वाले रोग क्या होते हैं, स्कर्वी होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, मसूड़े से खून निकलने लगेगा, मसूड़ा है ना हमारा, उससे ब्लड निकलने लगेगा, कमजोरी होने लगेगी, थकान महसूस होगा, यदि आपको चोट कहीं लग जाए, कहीं घाव हो जाए वगैरह, तो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसके कमी से, किसके, विटामिन सी के, यानी हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी होगी तो क्या होगा, हमारे मसूड़े से खून निकल सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण एक सभी लक्षण आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी लक्षण आ सकता है, सारे भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। मसूड़े से खून निकल सकता है, कमजोरी, ये लक्षण तो पक्का आ जाता है, कमजोरी और थकान। हमारे शरीर में जब भी विटामिन सी की कमी होगा तो कमजोरी और थकान हो जाएगा, कमजोरी और थकान आ जाएगा, ठीक है। यानी कमजोरी और थकान आ सकता है। घाव यदि आपको हो गया रहेगा तो वह भरेगा नहीं, ठीक है, विटामिन सी से। अब इसके मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन सी के मुख्य स्रोत संतरा, सबसे ज़्यादा याद रखिएगा। विटामिन सी में संतरा में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जा रहा है, संतरा में। आजकल जो कोरोना का माहौल चल रहा है, उसके लिए हमारे शरीर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है, रोगों को मारता है। यानी इस कोरोना काल में हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर रहना चाहिए, ठीक है। अब जानते हैं इसके साथ में क्या खराबी है, यह ऐसा ही बकलोल विटामिन है ना कि हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक रुकता ही नहीं है। सबसे बड़ी इसके साथ खराबी है, किसके साथ, विटामिन सी के साथ। ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में नहीं रुकता है, 1-2 घंटे, इसके बाद बाहर मल मूत्र के माध्यम से, पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता है पगला बकलोला भाई, समझ आ रहा है ना, विटामिन सी। ये सबसे बड़ी इसके साथ खराबी है। ये संतरे के जूस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा होता है संतरे के जूस में, संतरे में। यानी आजकल हमें संतरे खाना चाहिए इस कोरोना काल में विटामिन सी की पूर्ति के लिए। इसके बाद टमाटर में भी ज़्यादा होता है, संतरे नहीं है कोई बात नहीं, टमाटर खा सकते हैं, ठीक है। टमाटर के अलावा अमरूद जैसे फल में होते हैं, आजकल तो अमरूद मिल नहीं रहा है, जैसे तब मतलब जान लीजिए, ठीक है। नींबू में भी मिलेगा, मिर्ची में भी होता है, आंवला में भी होता है, और इसके अलावा जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे से पदार्थ होते हैं, सब खट्टे पदार्थ में लगभग विटामिन सी पाया जाता है। समझ आ रहा है ना। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा। आप ग्लूकोन-डी का बात करते हैं ना, ग्लूकोन-डी में विटामिन सी रहता है, ज़्यादा मात्रा में रहता है, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की मदद, ताकत प्रदान करता है। उसमें ग्लूकोज रहता है, विटामिन सी, ग्लूकोज हमें एनर्जी बनाता है, और विटामिन सी हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है। यानी आप ग्लूकोज का भी सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस कोरोना काल में तो और भी ज़्यादा है। यानी हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहनी चाहिए। इसके साथ खराबी क्या है कि ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में यह नहीं टिकता है, इसलिए हमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा बनाए रखना चाहिए। आम भी लिख सकते हैं, कच्चा आम में भी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे कि कुछ हमारे गधे स्टूडेंट है वह क्या करने लगेंगे, आम का सीज़न चल रहा है ना, तो सब वो बकलोल क्या करने लगेंगे कि जाकर लगेंगे आम खाने लगेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। ध्यान से समझिएगा, अभी आपको बताए थे कि कोई भी चीज़ यदि आवश्यकता से अधिक खाएंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। आम भी नुकसानदेह होता है, ज़्यादा मात्रा में खाए, खासकर पुरुषों के लिए तो ज़्यादा होता है। इसलिए हम यहाँ पर आम नहीं लिखे हैं,
लेकिन आम में भी विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन आपको आम का सेवन से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब्जी में टमाटर डलवा दीजिए ना, घर पर बना कर खाइए एकदम टमाटर का सब्जी रेल कर। संतरा का जूस पीजिए, संतरा तो आजकल शायद पता ना कैसे किलो में महंगा भी हो गया होगा, ठीक है, संतरा का हम ले सकते हैं। इसके अलावा नहीं मिल रहा है ना आपको, तो आप ग्लूकोन-डी खरीद कर लेते आइए, उसे लीजिए। उससे 2 फायदे हो जाएंगे आपके, एक तो ग्लूकोज की मात्रा पूर्ति हो जाएगी, और दूसरे ग्लूकोज के अलावा हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा भी पूर्ति हो जाएगी। अरे समझ में ना, तो ग्लूकोन-डी भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आगे समझे। नींबू के रस, नींबू आपके घर पर रहते, नींबू को ले लीजिए और गिलास में डालकर उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, तो उसमें नींबू डालकर ले सकते हैं। विटामिन सी आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छी तरह से पूर्ति करेगा हमारे शरीर में। इसके अलावा यह हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, आजकल इम्यूनिटी, लगभग इम्यूनिटी, इस कोरोना काल में इम्यूनिटी को तो सभी लोग जान गए हैं भाई, बच्चे जान गए इम्यूनिटी क्या होता है, जानना बड़ी अच्छी बात है, जानना चाहिए सबको। ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम का निर्माण करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है, मजबूत करता है। कौन? विटामिन सी, बताए ना। इसके अलावा ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है, एंटीबॉडी तैयार करता है लोगों से लड़ने के लिए, लोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार करता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में इसकी इस काल में तो, यानी कोरोना काल में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे शरीर के लिए। इसलिए हमें अपने शरीर में विटामिन की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। और यह न्यूरॉन के संदेश, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल्स उसे शॉर्टकट में न्यूरॉन बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका हिंदी में कहा जाता है। तो यह न्यूरॉन तक संदेश को पहुंचाता है विटामिन सी का, और भी हमारे शरीर में काम है। यह क्या करता है, जो भी संदेश, समझिए कि हमें कुछ यहाँ पर चींटी काट दिया, इस तरह काट दिया पकड़ कर, अब हमारे शरीर में विटामिन सी रहेगा, तो क्या करेगा, संदेश को उठाकर तंत्रिका कोशिका तक डाल देगा, न्यूरॉन तक पहुँचा देगा, न्यूरॉन ब्रेन तक पहुँचा देगा। बस उलट कर उसके मारेंगे एक झापड़, करेगा चींटी काट रहा है तू, हाँ, मतलब क्या, न्यूरॉन तक संदेश को पहुंचाया, तभी ना हमें पता चला, तो विटामिन सी का कार्य हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उन कोशिकाओं तक यह ऊर्जा का प्रवाह भी करने में मदद करता है, ऊर्जा भी पहुंचाता है, समझ में आया ना। तो ये हमारे विटामिन सी की कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो गए हमारे शरीर में। आया समझ में, विटामिन सी के बारे में समझ गए। अब विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए ये सब पदार्थ खा सकते हैं। इसके अलावा आप यदि विटामिन सी से ग्रसित हैं या और कोई विटामिन से आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे कौन सी विटामिन की कमी है हमारे शरीर में, मान लीजिए आपको बुखार हुआ है, बुखार के बाद अक्सर क्या होता है, बुखार होने के बाद देखते हैं बुखार जब ठीक होता है तो उसके बाद शरीर में कमजोरी आने लगती है, सुस्ती आने लगती है, विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, आप यहाँ पर ध्यान समझिएगा, एक मल्टीविटामिन टॉनिक आता है, मल्टीविटामिन, ठीक है, उसके नाम है मल्टीविटामिन। उसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व लगभग विटामिन के रूप में पाए जाते हैं। उसे आप ले लीजिएगा ना, तो आपके शरीर में रहने दीजिएगा। विटामिन तो हमारे शरीर के लिए नुकसान तो है नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कितना भी पैसा हो जाए और पैसा आए तो हम कहेंगे कि नहीं हमारे पैसे नहीं चाहिए, हमारे पास है, भाई आ रहा है तो क्या दिक्कत है, आ जाना चाहिए, नहीं आपके पास है तो कब जाएगा तो कहेंगे आप कि नहीं हम नहीं चाहिए, आ रहा है तो आ जाने दीजिए। तो उसी तरह विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, यूजफुल है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमारे शरीर में पहले से विटामिन है, अब मान लीजिए कि ए हमारे शरीर में ए विटामिन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मल्टीविटामिन लिए तो उसमें भी है तो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्या दिक्कत है। यानी मल्टीविटामिन लेने से कोई हानि नहीं होगा, हमारे शरीर में जो भी विटामिन की कमी रहेगी वो विटामिन मल्टीविटामिन उसको पूर्ति कर देगा, है समझ में। तो मल्टीविटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा, आप इसमें ध्यान रखिएगा, मल्टीविटामिन जो है ना 170 रुपया उसका मूल्य है, पैसे पर ना जाइएगा, आप सेहत, सबसे पहले आपके सेहत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए आपके शरीर में ऐसी कोई कमी आ रही है, सुस्ती आ रही है, तो आप ये विटामिन ले सकते हैं जिसका नाम है मल्टीविटामिन। हम उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा,
हम उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस उसका यूज बता दिए ताकि वो अच्छा है हमारे सेहत के लिए। ठीक है, हम कितने लोग को मतलब उसको लेने के लिए बता चुके हैं, क्योंकि और अच्छा भी होता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है शरीर में। वैसे ध्यान दीजिएगा, उसमें विटामिन सी जो है 25% रहता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहता है उसमें। ठीक है, यानी रोगों से लड़ने में भी मदद करेगा, वो अच्छा विटामिन है, आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम विटामिन डी। विटामिन डी को समझते हैं। विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रेक्टस, विटामिन डी के कमी से हमारे शरीर में रेक्टस नामक बीमारी हो जाती है। अब रेक्टस है क्या? तो इसमें जो हमारी ये अस्थियाँ है, हड्डियाँ है, ये क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है, इस तरह लचीलापन घूम जाता है। इस तरह देखे होंगे ना कि बूढ़ पुरानिया लोग के, जो पुरानिया लोग है, बाबा काका देखे होंगे, उनके गोड़ इस तरह टेढ़ा हो जाएगा। हाँ, इस तरह झुक जाएंगे, इस तरह झुक कर चलेंगे। कैल्शियम की कमी के कारण भी होता है, जो हमारे रीढ़ कहते हैं कैल्शियम छोड़ने लगती है। लेकिन विटामिन सी के कारण के पैर देखेंगे ना आप, तो इस तरह ऐसे सो जाए ना, इस तरह घूम जाएंगे, इस तरह हो जाएंगे, टेढ़ा हो जाएंगे। क्यों? विटामिन डी के कारण। जब विटामिन डी के हमारे शरीर में कमी होता है तो हमारी जो अस्थियाँ होती है मुलायम हो जाती है। क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है। ठीक है, हमारी अस्थियाँ क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है, और मुलायम होकर मुड़ जाती है। क्या होती है? मुलायम होकर मुड़ जाती है। गर्मी ज़्यादा है, हमारी अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ जाती है। किस विटामिन के कारण? विटामिन डी के कारण, याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रेक्टस। कौन सा रोग होता है? रेकेटस। रेकेटस। कौन सा रोग होता है? रेकेटस। ठीक है, अब इसका मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी के सबसे अच्छा मुख्य स्रोत है सूर्य के प्रकाश। सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य के प्रकाश में एक अल्ट्रावायलेट किरण आती है। ठीक है, जो हमारे लिए विटामिन डी की निर्माण करती है। यानी अब सूर्य का प्रकाश करती है ना, वे क्या पूरे दिन धूप में निकल के बैठे रहें तो पता लगेगा कि विटामिन डी तो मिला, लेकिन तबीयत गया, स्वस्थ गया, हो गया बुखार, चल भाई सर्दी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, चल डॉक्टर के। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप धूप में पूरे दिन बैठे रहें। अब सुबह में जब सूरज की पहली किरण निकल रही है, उसके साथ कुछ समय धूप ले सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस तरह तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो अक्सर सबसे ज़्यादा अपना ज़्यादातर समय धूप में ही बिताते हैं, जिससे उनकी विटामिन डी की कमी तो होने की संभावना कम ही रहती है। ठीक है, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोग जो काफ़ी काम वाम कर रहे हैं तो वो अक्सर क्या, उनको समय नहीं मिल पाता है इस सब के लिए, तो सुबह सुबह अपनी विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन डी की शरीर में पूर्ति कर सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए दूध है भाई, दूध में भी विटामिन डी पाया जाता है। मक्खन ले सकते हैं, मछली, अब क्या पता है, मछली तो भाई मल्टी विटामिन है, तो इसको तो मल्टी विटामिन घोषित कर देते हैं हम। ठीक है, मल्टी विटामिन। ठीक है, ये मल्टी विटामिन नहीं, ये पोषक तत्व में भी काम करता है, प्रोटीन वोटीन सब चीज़ इसमें पाया जाता है। मछली बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, मछली में सब चीज़ पाया, मल्टी हो गया, ये मल्टी हो गया। ठीक है, मल्टी सब इसको बोल सकते हैं हम। यानी मछली खाने वाले लोग जितने भी हैं तो खुश रहिए भाई, आप लोग मछली खा सकते हैं, उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, मछली आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, आप मीट उट खाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग मछली ही खाइए। खाने वाले के लिए कर रहे हैं, नहीं खाने वाले लोग, जो हमारे जैसे लोग हैं नहीं खाने वाले, वो पनीर की श्रेणी में चले भाई, हम लोग पनीर दूध खाएंगे, मीट मछली नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी दूध, मक्खन, मछली, ये सब क्या है? विटामिन डी के अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो कलेजा होता है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। अंडा होता है, इसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। अंडा भी अच्छा स्रोत है, अंडा भी आप खा सकते हैं। अंडा भी आप क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, विटामिन डी के लिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसके कार्य क्या है हमारे शरीर में। विटामिन डी के कार्य क्या है? तो विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करता है। इसके कमी से हड्डियाँ मुड़ती है। जब हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा हो जाएगी तो ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। और जो हमारे शरीर की त्वचा होती है, अगर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी के निर्माण कैसे होगा? तो जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा है, यह क्या करती है कि सूर्य से आ रही अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और सोखकर उसे विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। विटामिन डी बनाकर हड्डियों को दे देती है। ले जा भाई, ले जा, तू ले जाकर इसे यूज कर, विटामिन डी के रूप में अपने को मजबूत कर ले, बना कर दे देती है हमारी त्वचा। ठीक है,
विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से, दूध से, मक्खन से, दही से, दही से नहीं, दूध, मक्खन, मछली, कलेजा, अंडा आदि से मिलता है। इसके अलावा इससे कमी से रैकेटस नामक बीमारी हो जाता है। रैकेटस नामक बीमारी में हड्डियाँ, अस्थियाँ कमजोर होकर मुड़ जाती है। ठीक है, बस और कुछ ही बचा है, विटामिन ई, विटामिन के, आयोडीन, ये सब थोड़ा बहुत हल्का हल्का बचा है, उसे हम समझ लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास हमारा समाप्त हो जाए। तो आइए समझते हैं आप विटामिन ई। ध्यान समझिएगा, विटामिन ई, ध्यान समझिएगा, बहुत काम की चीज़ है विटामिन ई। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है बादाम। सबसे ज़्यादा विटामिन ई बादाम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बादाम के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। सूर्यमुखी के बीज, सूर्यमुखी जो पौधा होता है उसका बीज में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रोकली ध्यान दीजिएगा। गोभी आप देखें ना, गोभी के जैसा यह होता है, जंगली गोभी भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। हरा कलर का होता है, ब्रोकली उसे बोलते हैं, ब्रोकली। ठीक है, एक प्रकार का सब्जी है, हरा रंग का होता है। आप लोग का उसका सेवन करना चाहिए। उसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन बी के साथ साथ में विटामिन के भी उसके अंदर रहता है, जो काफ़ी मदद करता है हमारे शरीर के, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है वो। ठीक है, मजबूत करता है, मजबूत करता है, याद रखिएगा। ब्रोकली आप लोगों को खाना चाहिए। जैतून एक प्रकार का फल है, जामुन की जैसा होता है। जैतून का भी सेवन करना चाहिए, इसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। उबली हरी सब्जियों में भी विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा अजमोद एक प्रकार की जड़ी बूटी है, जंगली जड़ी बूटी है यह। ठीक है, इसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। पपीता तो आपको पता ही है, पपीता में सारे विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया उसका मुख्य स्रोत। अब इससे होने वाले रोग, विटामिन ई के कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ई की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। जनन शक्ति सबसे ज़्यादा इसका कारण है, ध्यान दिए, विटामिन ई की कमी में जनन शक्ति कमज़ोर हो जाता है। यदि विटामिन ई की कमी होगी ना तो जनन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। मैंने कहा हम तो जनन शक्ति में जो स्पर्म्स और ओवम बनते हैं उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, कम मात्रा में बनेंगे, यानी जनन शक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा की कमी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जनन शक्ति में इसकी कमजोरी होने लगेगी। आया समझ में ना, जनन शक्ति में कमजोरी। इसके अलावा इसकी कमी से मंदबुद्धि जैसी बीमारी भी हो जाती है। सोजवकनन में कह सोजवक भाई मतलब का कुछ समझ में बुझात नहीं खेकर है, सोजवक कहे हमने के भोजपुरी में आदमी। ठीक है, तो वह मंदबुद्धि के श्रेणी में आ जाता है। किसके श्रेणी में? मंदबुद्धि के श्रेणी में। त्वचा संबंधी बीमारी भी होती है, ककुलट वगैरह, ये सब दिनाई उनाई सब क्या होता है? विटामिन ई के कमी के कारण ये सब रोग होते हैं। ठीक है, नमोनिया नामक बीमारी भी होता है, नमूनिया बोलते हैं उसे। किसके कारण? विटामिन ई के कमी के कारण। ठीक है, विटामिन ई के इसके लक्षण क्या है? इन रोगों के लक्षण, मांसपेशियों में अचानक दर्द होने लगे, कमजोरी हो जाएगी। अभी हम ठीक है, अचानक हमारी मांसपेशियों में इसमें कमजोरी हो जाएगी, यानी विटामिन ई की कमी होने लगी। अचानक एकाएक मांसपेशियों में कमजोरी आती है। ठीक है, ये कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं हम लोग विटामिन ई के कमी के कारण। विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में कम रहेगा तो जनन शक्ति में, तो आपको बता ही दिए कि जनन शक्ति में कमजोरी आती है, जनन शक्ति कमज़ोर हो जाता है, यानी जो बायोलॉजी में आप लोग को पढ़ाए हैं, जाइगोट वगैरह जो बनता है कमज़ोर होने लगता है, नष्ट होने लगता है। ठीक है, तो नहीं बोलते हैं कि बचवा नष्ट हो गया कितना पर इतना दिन के बाद, किसके कारण? विटामिन ई के कमी के कारण होता है। उसके और भी कारण होते हैं। ठीक है, आगे हम बायोलॉजी में उसे समझेंगे, यहाँ पर मतलब आगे के चैप्टर में जनन में समझेंगे। यहाँ पर बस इतना ही समझिए कि जनन क्षमता में कमजोरी आ जाती है, अचानक कमजोरी दिखाई देने लगती है, किसमें? मांसपेशियों में। ठीक है, ये विटामिन ई के रोगों के लक्षण है। समझ में? ऐसा यदि लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके अंदर विटामिन ई की कमी है। आप जल्दी से इन चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए, या विटामिन ई का टॉनिक या मल्टीविटामिन ले लीजिए। ठीक है, आज समझ में? अब आते हैं हम विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन के क्या है? तो इसका हम कार्य नहीं बताए, कार्य बता देते हैं। विटामिन ई का कार्य है जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। हमारे शरीर में विटामिन ई काम क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है, एलर्जी से बचाता है। हमें कुछ एलर्जी होती है, मैं इस चीज़ से एलर्जी है, ये चीज़ हमारे अंदर छिकेगा तो कुछ यह इन्फेक्शन हो जाएगा। इन एलर्जियों से कौन बचाता है? विटामिन ई बचाता है।
ठीक है। यानी विटामिन ई की कमी होगी तो एलर्जी भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखता है, शुगर लेवल को नियंत्रण रखता है कौन? विटामिन ई। यह वसा में घुलनशील होता है, यानी वसा के अंदर घुल जाता है। विटामिन ई हमारे शरीर में जो वसा फैट है उसके अंदर यह घुल जाता है, ठीक है, घुला हुआ रहता है। समझ में आ गया विटामिन ई? बढ़िया से समझ लीजिए। आगे चलते हैं विटामिन के। विटामिन के कमी से होने वाले रोग रक्त का थक्का जमना। रक्त का इन विटामिन ई की कमी हमारे शरीर में होगी तो यह रक्त जमने लगेगा, रक्त थक्का जमने लगेगा, ठीक है। विटामिन ई के कारण। अब बताइए हमारे शरीर में रक्त जमने लगे, हमारा शरीर काम करेगा? रक्त जम जाएगा तो नहीं काम करेगा, पूरे रक्त जम जाएगा, हमारी मृत्यु तक हो सकती है रक्त जम जाएगा तो, ठीक है। जो बच्चे हैं उन्हें हम आज के क्लास में हम लोग पढ़े थे वहाँ पर कि यानी विटामिन के कारण रक्त का थक्का जम जाता है हमारे शरीर में। जो हमारे बच्चे उनको हम पढ़ाए थे कि रक्त का थक्का जमने के कारण हैपरिंग का मरना ये नहीं होता है। तब बताइए रक्त जब हैपरिंग मरता है यहाँ पर थोड़ा सा सुई के अंदर से एयर हो जाता है, हमारी ये सब कड़ा हो जाता है, इतना दर्द होने लगता है। और पूरा शरीर के अंदर रक्त जब जम जाएगा हमारा शरीर काम करेगा? नहीं काम करेगा। यानी कि विटामिन के क्या करता है? रक्त को थक्का न जमने देता, थक्का जमने नहीं देता है। यानी हमारे शरीर में यह रहेगा तो रक्त को तो पहले थक्का ना होने देगा, रक्त को लिक्विड अवस्था में रखता है कौन? विटामिन के। यानी के हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन के। यदि हमारे शरीर में इसकी कमी होगी तो रक्त हमारा गाढ़ा होने लगेगा, थक्का जमने लगेगा, रक्त का गाढ़ा होना भी नुकसान है। इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है? पालक खाकर पूर्ति की जा सकती है। पालक में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक में विटामिन ए भी रहता है थोड़ा बहुत मात्रा में, विटामिन के प्रचुर मात्रा में रहता है पालक में। आपको लोग पालक खाना चाहिए, याद रखिएगा। पालक ये विटामिन के इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में रहता है। हमारे शरीर के अंदर विटामिन के की मात्रा को कमी को पूर्ति करता है कौन? पालक। इसके अलावा केल एक प्रकार का सब्जी है, केल, ठीक है। केल में भी विटामिन के पाया जाता है। इसके बाद चुकंदर तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, चुकंदर में भी विटामिन के पाया। चुकंदर तो ध्यान दीजिएगा, चुकंदर आप लोग को जरूर खाना चाहिए, इसमें बहुत सारे विटामिन, अभी पीछे भी बता दें यहाँ पर भी कि चुकंदर में भी विटामिन के पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी पाया जाता है, के पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। ब्रोकली यहाँ पर बताए, ब्रोकली एक प्रकार का गोभी है, हाँ, हरा कलर का होता है, जंगली गोभी आप लोग देखे होंगे। ब्रोकली में भी विटामिन के पाया जाता है। खीरा में भी विटामिन के पाया जाता है। पत्ता गोभी में भी विटामिन के पाया जाता है। मटर, बीन्स एक प्रकार का, और ये एक प्रकार का यह भी सब्जी है बीन्स, ठीक है। बोरो के जैसा होता है बीन्स, देख लीजिएगा आप लोग। तो वहाँ पर ये क्या है? के, विटामिन के पाया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन के रहता है। यानी इन चीज़ों का हमें सेवन करते रहना चाहिए, इससे हमारे जो शरीर में विटामिन के की कमी है वह पूर्ति हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए विटामिन के कारण कि इसके रोग के कारण रक्त का थक्का जमना, इस रोग के कारण रोग के लक्षण क्या है? कैसे समझ में आएगा कि हमारे रक्त का अगर गाढ़ा हो रहा है या रक्त में कुछ प्रॉब्लम है? तो यह हमारे सबसे पहले तो रिफ्लेक्स सिस्टम को खराब कर देता है। जो रिफ्लेक्स सिस्टम ब्लड को भेजता है, दौड़ाता है, उसको यह क्या करता है? खराब कर देता है। हमारे अंदर थकान आने लगती है, हम जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। धुंधलापन दिखाई देने लगता है, हल्का हल्का कम दिखाई देने लगा, इस तरह धुंधलापन, थकान के मारे से इस तरह हो जाएंगे, इस तरह देखेंगे बढ़िया। जैसे हम लोग सोकर उठते हैं सोकर उठते हैं या रात को 12 बजे आकर कोई जगा दे, आकर मम्मी जगा दे और टूट बेटा ये काम है, इस तरह करते हैं। हम मम्मी बोलो, ऐसा करते हैं। मतलब क्या? हमारे अंदर उस समय विटामिन के की कमी नहीं होती, मतलब इस तरह का रिएक्शन देते हैं ना। तो जब हमारे अंदर विटामिन के की कमी आ जाएगी तो इसी टाइप के हमारे अंदर हम जागे रहेंगे, तब भी हमारे अंदर ऐसे ही रिएक्शन आएगा, ठीक है। मांसपेशियों में कमजोरी होने लगता है, मांसपेशियां में कमजोरी होने लगता है। कोई भाग दर्द करेगा, बाँह दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, किसके कारण? इस विटामिन के कारण। ये विटामिन के लक्षण, रोगों के लक्षण थे। अब यह हमारे शरीर में कैसे काम करता है? सबसे पहले तो यह गर्भस्थ शिशु
तक उत्तम गर्भस्थ शिशु जो हमारे शरीर में, रिफ्लेक्स सिस्टम का अर्थ ध्यान समझिएगा। रिफ्लेक्स रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन होता है जो गर्भस्थ यानी कि शिशु को जन्म लेते समय उसका मतलब मदद करता है, यानी कि एक तरह से कहा जाए ना, औरत का जो दर्द होता है उसको कम करने का मदद करता है, कम करने में मदद करता है रिलैक्सिन नामक हार्मोन। तो रिफ्लेक्स सिस्टम वहीं पर होता है, वही सिस्टम है जिसमें ये गर्भस्थ शिशु रहता है। तो गर्भस्थ शिशु तक क्या मतलब उसका सुरक्षा करता है कौन, विटामिन के उसकी सुरक्षा करता है तथा उसके उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता को पूर्ति करता है, मतलब उसके लिए पोषक तत्वों को पहुंचाता है विटामिन के, ठीक है, जो गर्भ में बच्चा रहता है तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है। यानी जो गर्भस्थ महिला है उनके लिए विटामिन के अति आवश्यक है, उनको इन सी चीज़ों का पालन करना चाहिए, ठीक है। सारे कुल नखड़ा उखड़ा छोड़ छाड़ कर इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो भी महिला प्रेग्नेंट है उनको इन चीज़ों का, ये सब्जियों का मतलब सेवन करना चाहिए, ठीक है। और वो उन लोगों को आयरन की गोली इन सब का लेते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शरीर में आयरन क्या है, आयरन हमें क्या मजबूती देता है, एक तरह से हमें काम करने की शक्ति देता है। एक बात याद रखिएगा, पुरुषों में आयरन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है जबकि इसके अपेक्षा लड़कियों में कम होती है, ठीक है। अब हम आते हैं कैल्शियम के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा ध्यान समझिएगा, कैल्शियम के अवशोषण में भी यह सहायक होता है कौन, विटामिन के। वृद्धावस्था में हड्डियों की रक्षा करता है। वृद्धावस्था में देखे बाबा लोग को उनकी हड्डियों पर दुनिया चलती है, मांस तक खत्म हो गया, सब गल उल कर खत्म हो जाएगा, केवल हड्डी ही दिखाई देगा। और वहीं पर वह हड्डी पर बोलते हैं हड्डी पर कबड्डी खेल रहे हैं, मतलब क्या कहने का अर्थ क्या हुआ, वृद्धावस्था में विटामिन के जो है उनकी हड्डियों की सुरक्षा करता है, हड्डियों को टिका रहता है, ठीक है। बच्चे की हड्डी देखते हैं, वो हड्डी के उसके शरीर में रहेगा, थोड़ा सा खींच देंगे तो निकल जाता है, टूट जाता है, या मतलब ऐसे पूछते हैं बूढ़ पुरानिया लोग को नहीं होता, क्यों, विटामिन के उसकी मदद करता है, हड्डियों के गार्ड बनकर खड़ा रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम कैल्शियम पर। भाई कैल्शियम को समझते हैं, पहले समझते हैं कैल्शियम से होने वाले रोग। कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ कमजोर होने लगती है, झरना बोलते हैं ना, कमजोर होने लगती है। दंत क्षय होने लगता है, दंत झड़ने लगता है, किसी किसी का दंत देखें ये यहाँ से इतना लंबा कट जाकर निकल जाएगा, यहाँ से झड़ जाता है नहीं, दंत तत्व अधय पहले टूट गया कहते हैं, ठीक है, मतलब क्या दंत क्षय हो गया। अस्थि क्षय यानी कि अस्थियों का कमजोर होना, अस्थियों का कमजोर होकर घूम जाना, वो तो चल गया किस में, विटामिन डी में। यहाँ पर अस्थियाँ कमजोर हो जाती है, काम करेंगे चलेंगे दर्द होने लगता है। बूढ़ पुराने लोग है ना, देखे होंगे कि थोड़े दूर चलेंगे तो उनके पैरों में दर्द होने लगेगा, किसके कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। देखते हैं बूढ़ पुराने किस तरह नाव कर नीचे की तरफ झुक जाते हैं, इस तरह चलते हैं, का हुआ रीढ़ के हड्डी सोझी नहीं, अरे का हुआ भाई, कैल्शियम नहीं छोड़िए, कैल्शियम उसमें कैल्शियम की कमी हो गई है, रीढ़ की हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये क्या कारण झुक जाती है, बाबा को कैल्शियम तो भाई, ठीक है, समझ में आया। दंत क्षय, रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना, इसका काम क्या है, कैल्शियम का काम क्या है, रीढ़ की हड्डियों को मजबूत कर देता है। हमारे शरीर में कैल्शियम रहेगा, रीढ़ की हड्डियों को मजबूत रखेगा, तो टाइट रखेगा, इस तरह टाइट है ना, इस तरह रखेगा, ठीक है। अभी तो लग रहा है कि हमारे भी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी बहुत दर्द होने लगी, लग रहा है कैल्शियम की कमी हो रही है। और ध्यान दीजिए, दांतों को बनाए रखता है, दांतों को मजबूत रखता है कौन, कैल्शियम दांतों को मजबूत रखता है। अब इसके मुख्य स्रोत क्या है, दूध है भाई, दूध हम ले सकते हैं, दूध हम लेते हैं तो उसमें कैल्शियम रहता है, उससे हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है। इसके अलावा कैल्शियम में यदि कमी हो रही हो तो आपको कैल्शियम की टैबलेट भी मिल जाएगी, गोली भी मिल जाएगी, आप उसे भी ले सकते हैं, कोई उससे हानि नहीं है, ठीक है, क्या साइड इफेक्ट नहीं है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम का एक पत्ता गोली खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो हड्डी में है, आप कैल्शियम का गोली खा लीजिए, ठीक है। दांत झड़ रहे हैं उसमें भी कैल्शियम की गोली खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके कार्य क्या है, रीढ़ की हड्डियों को मजबूत कर देता है, दांतों को बनाए रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इसका लक्षण क्या है भाई, इस रोग का लक्षण जब ये होने लगेगा, कमजोर अस्थियाँ कमजोर बताया ना अभी आपको, चलेंगे तो दर्द होने लगेगा, घुटना में हड्डियों में दर्द होने लगेगा, मांसपेशियों में दर्द होगा तो उसके लिए लैक्टिक अम्ल जिम्मेवार है, आगे हम पढ़ा देंगे कि लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण से हो जाता है। लेकिन यदि आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है तो उसका कारण है कौन, कैल्शियम, ठीक है। दंत क्षय यानी दांतों का नुकसान हो रहा है, झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं जल्दी जल्दी, तो उसका कारण यह है कैल्शियम, ठीक है, आगे समझ में।
अब आते हैं आयोडीन। आयोडीन का हमारे शरीर में क्या काम है? आयोडीन नमक, आयोडीन सबसे पहले बताते हैं आपके कि आयोडीन के मुख्य स्रोत नमक है। आयोडीन के मुख्य स्रोत नमक है। नमक से हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। नमक ना समझिएगा, नमक से इसी कमी से, आयोडीन के कमी से होने वाला, नमक के अंदर आयोडीन युक्त नमक, और कोई नॉर्मल नमक नहीं, पहले नॉर्मल नमक चलता था, हम कहते हैं ये गाय वाला नमक है, सस्ता मिलता है थोड़ा सा, उसमें आयोडीन नहीं रहता है, ठीक है। आपको आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा की पूर्ति करता रहे, ठीक है। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेघा नामक रोग हो जाता है। घेघा रोग का अर्थ क्या है? गले की ग्रंथियाँ फूल जाती हैं। यहाँ जो गले की ग्रंथि है ना, ऐसा फूल जाता है। सर्दी वर्दी में होता है जकड़ जाती है, इस तरह जकड़ जाती है, तो इस तरह फूल जाएगी, अंदर से फूल जाएगी, ठीक है। बोलने में हमें तकलीफ होने लगेगी, गले की ग्रंथि का फूलना। बच्चों में इसके लक्षण क्या देखा गया है? आयोडीन की कमी से जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनकी मानसिक विकलांगता हो जाती है। और उनसे पूछे बोलेंगे ना, सोचवक लगा इस तरह करेंगे, पागल जैसा करते रहेंगे, पागल जैसा लगेंगे। क्यों? आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है। पागल नहीं है लेकिन पागल जैसा बर्ताव करने लगेंगे। मैंने उनसे बोलेंगे 5 बार बोलेंगे, समझ में ना आएगा उसे कि क्या हम बोल रहे हैं, सोचा रहेगा क्या बोल रहे हैं, इस तरह सोचेगा। कुछ समय के बाद हाँ ऐसे बोलेगा। आयोडीन की कमी हो रही है, ठीक है। नमक यानी हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा जरूरी है। आप पढ़े होंगे न्यूरॉन में, नर्वस सिस्टम में आयोडीन इस संदेश को एक जगह स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचाता है, उठाकर आगे भेजता है। नमक, सोडियम, पढ़े ना। यानी आयोडीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे शरीर में। आयोडीन के कारण ही हम कोई बात को कैच कर पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि आयोडीन ही तंत्रिका कोशिका में एक संदेश से दूसरे से, वहाँ पर तंत्रिका कोशिका हम समझाएंगे नहीं इस साल में, तो बता देंगे, वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है संदेश को। यानी कि आयोडीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे शरीर में। बड़ों में गले की ग्रंथि का फूलना कमी के कारण, हाँ। बच्चों में मानसिक विकलांगता यानी कि सोच वृद्धि में कम, मतलब सोचने समझने की मानसिक मेंटलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। अब आते हैं हम लौ माने आयरन की कमी। आयरन की कमी के कारण अल्प रक्तचाप, आयरन की जब हमारे शरीर में कमी होने लगेगी तो हमारे ब्लड की मात्रा कम होने लगेगा, हमारे शरीर में खून की मात्रा कम होने लगेगा, ठीक है। हमारे शरीर में याद रखिएगा, ब्लड पुरुष में औसतन 5.5 लीटर के आसपास रहना चाहिए, जबकि स्त्री में 5 लीटर के आसपास रहना चाहिए। भगवान भी कितना अच्छे हैं। पुरुष में 5.5 लीटर बनाती है, ले भाई 5.5 लीटर तू ले, और स्त्री में 5 लीटर बनाए। आधा लीटर किस लिए कम किए हैं जानते हैं? आधा लीटर कम किया है ना, शादी के बाद वो अपने पति का आधा लीटर चूस लेके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, पुरुष में कितना 5.5 लीटर और स्त्री में 5 लीटर होता है रक्त। लौ यानी कि आयरन के कमी से होने वाला रोग। अल्प रक्तता यानी कि खून की कमी, यानी हमारे शरीर में ब्लड की कमी होने लगेगा, किससे? आयरन की कमी से। आयरन की कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है? हरी सब्जियां खा सकते हैं हम लोग। हरी सब्जियां से हरी सब्जियां में आयरन के गुण पाए जाते हैं, लौ पाए जाते हैं, खनिज लवण जो इसमें होता है, ठीक है। हरी सब्जियां खा सकते हैं। इसके अलावा आयरन की गोली भी आता है, उसे भी ले सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं रहती है उन्हें डॉक्टर लोग आयरन की गोली दे देते हैं अक्सर खाने के लिए, ठीक है। उनके लिए ज़रूरी होता है आयरन, फास्फोरस की गोली। आयरन की गोली उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि आयरन हमारे शरीर में क्या करता है? हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है, सहन क्षमता देता है, ठीक है। तो आयरन की गोली समझ गए। इसके कमी से, आयरन की कमी से हमारे शरीर में इस रोग के लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा हमारे शरीर में खून की कमी हो रही है? तो हमारे शरीर में खून की कमी, कमजोरी होने लगेगी, थकान होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, समझिए खून की कमी हो रही। इतना और भी चीज़ के लक्षण हो सकते हैं। तो डॉक्टर सब मतलब एक लक्षण ये भी है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो हम जांच कराएंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर खून की कमी है, खून चढ़ाना पड़ेगा या खून की कैसे पूर्ति की जा सके, ये सब डॉक्टर लोग बता देंगे। रक्त की कमी होने लगती है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? मजबूती प्रदान करना, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है कौन? आयरन, ठीक है। क्लियर हो गया? आप ये अच्छे से समझ गए ना सब? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको इसमें कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दूषित भोजन, उसका भी इसमें चर्चा कर देते हैं।
दूषित भोजन क्या होता है? दूषित भोजन समझ रहे हैं ना आप? दूषित भोजन मतलब का गंदा भोजन। हम दूषित भोजन उसको ना बोलेंगे कि दूषित भोजन, हम केवल उसको ही नहीं बोलेंगे। मान लीजिए 10 दिन तक रख दिए किसी भोजन को, ना बोले भासी, है ना, भोजपुरी में भासी बोलते हैं। हाँ, और भोजपुरी में तोड़ेंगे इसे तो क्या हो जाएगा? अरुआ गइल बा ना। उसे हम क्या बोलते हैं? खराब भोजन, दूषित भोजन हो जाता है। 2-3 दिन तक भोजन को रख देंगे ना तो क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, दूषित भोजन हो जाएगा। इसके अलावा भोजन दूषित के मान लीजिए हो जाएगा तो हम पता है कि भाई 2-3 दिन का भोजन हो गया, ये खाने लायक नहीं है, उससे दुर्गंध आने लगेगा तो उसे हम फेंक देंगे, तो ये भी खाने लायक नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब वो खाने लायक नहीं है तो नहीं खाएंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, समझ आ रहा है आपको? इसके अलावा दूषित भोजन जो हम खा लेते हैं गलती से, कौन सा भोजन? मक्खियाँ अक्सर क्या करती है, कहीं पर बैठेगी, वहाँ से बैक्टीरिया ले लेगी, में उसके अंदर बैक्टीरिया चिपक जाएंगे, फंगस वंगस वगैरह, और जाकर जब हमारी भोजन पर बैठेगी वहाँ बैक्टीरिया कवक को छोड़ देगी। वह फंगस बैक्टीरिया जो है हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुँच जाएंगे और शरीर के अंदर जाकर बहुत सारे रोग के कारण बन सकते हैं। वह दूषित भोजन कहलाता है। यानी कि हमें अपने खाने को ढककर अच्छे से रखना चाहिए, मक्खियों से दूर रखना चाहिए। एक मक्खियाँ कई बैक्टीरिया को अपने साथ लेकर चलती है, छोड़ देती है कहीं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इससे दूषित भोजन से आपको बचना है। आया समझ में ना? इसके अलावा दूषित जल भी होता है। दूषित जल से याद रखिएगा एक बीमारी होता है अल्सर। दूषित जल से एक बीमारी हो जाता है हमें अल्सर, यानी गंदा जल पीने से हमें एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? अल्सर। यहीं पर आप याद रखिएगा कि दूषित जल से होने वाले रोग का नाम अल्सर है। ठीक है, अल्सर। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। कुछ क्लास ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन एक ही क्लास में सारे चीज़ हम कंप्लीट कर दिए। पोषक एवं विटामिन से संबंधित सब चीज़ बता दी हैं एक ही क्लास में। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, इसके लिए सॉरी। क्लास में समझाना था तो इतना लंबा हो ही गया, कोई बात नहीं। आप लोग अच्छे से इसे एक बार रिवीजन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ सबको मिले। बताए ना कि स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपने सेहत के बारे में, सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। सेहत को ख्याल मतलब सेहत का अपना उनकी चिंता है, सबके लिए वीडियो लगता है यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं हमारे चैनल पर। 12th के इतिहास का क्लास चल रहा है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और हमारे एप्लीकेशन पर जो टीच मिनट एप्लीकेशन है वहाँ पर भी हमारा क्लास आरंभ होने वाला है। वहाँ पर मैं 9th का हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, तो 9th के खासकर 9th के बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। 10th का हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, 10th के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। बाकी मैथ वगैरह साइंस सब तो यूट्यूब के माध्यम से डालता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं वहाँ पर। जो भी मेरे बच्चे हैं ये वीडियो को देखते हैं और अच्छे से शेयर करिए, समझिए एकदम आनंदपूर्वक सबके लिए। अगर आगे बढ़ते जाए, अगर पढ़ना है खुशी के साथ पढ़ना, एकदम आनंद